हेलो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एग्जाम है बीसीई का, मतलब बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीसीई एक कंप्लीट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है यहाँ पर। एंड इसमें मैं बोलूँगा 5% कोडिंग का पार्ट है या उससे भी कम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको आती है, समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी अपने टाइम पर इसको छोड़ कर ही गया था। हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट 1 से। हम इस वन शॉट में कंप्लीट यूनिट 1 से यूनिट 5 तक कवर करेंगे और यहाँ पर कंप्लीट सभी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। और हमने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही इंक्लूड किया है इसमें, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं जो थोड़ा जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं इनको पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली यूनिट वन में हम पहले पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसा डायग्राम है जो एक कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर बताता है। मतलब वो किसी भी टाइप का कंप्यूटर होगा, अगर वो एक सुपर कंप्यूटर है बहुत बड़ा, या फिर वो एक स्मार्टफोन है, वो एक टैबलेट है, वो एक जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर वो भी है, किसी भी टाइप का कंप्यूटर होगा वो इस आर्किटेक्चर को फॉलो करेगा। और इस हम ब्लॉक डायग्राम को वॉन न्यूमन डायग्राम भी बोलते हैं। वॉन न्यूमन। तो क्वेश्चन दो टाइप से आता है, व्हाट इज वॉन न्यूमन डायग्राम, और या फिर आता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर प्रोसेस साइकिल्स होती हैं। मतलब प्रोसेस साइकिल कैसी? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो ये कंटिन्यूस साइकिल चलती है कंप्यूटर सिस्टम में। मतलब कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, एंड देन उसको आउटपुट करता है, हमको डिस्प्ले करता है। तो कंप्यूटर सिस्टम एक इसी तरीके से चलता है वॉन न्यूमन डायग्राम के अकॉर्डिंग। देन हम पहले देखते हैं वॉन न्यूमन डायग्राम को। सो दिस इज अवर ब्लॉक डायग्राम और वॉन न्यूमन डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में बेसिकली सबसे पहले है सीपीयू, जिसके अंदर हमारा सीयू कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू आता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एंड सेकंड वन ये कनेक्टेड है यहाँ पर स्टोरेज से, जिसके अंदर प्राइमरी मेमोरी आती है एंड सेकेंडरी स्टोरेज आती है। एंड मेमोरी हमारी कनेक्टेड है यहाँ पर, इंटरकनेक्टेड है इनपुट सिस्टम्स, इनपुट के साथ एंड आउटपुट के साथ। सो इनपुट हमारे क्या क्या होगा, जैसे लाइक कीबोर्ड, माउस, और आउटपुट यहाँ पर हमारा जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर या फिर एलईडी, स्पीकर, एनीथिंग। और ये इनपुट और आउटपुट हमारे मेमोरी के साथ कनेक्टेड रहते हैं एंड लॉजिकली, फिजिकली नहीं बट लॉजिकली कनेक्टेड रहते हैं हमारे सीपीयू के साथ। अब एक एक करके हम सारे पार्ट्स को देखते हैं। ठीक है, पहले हमारी इनपुट यूनिट। सो व्हाट इज इनपुट यूनिट? इनपुट यूनिट क्या करती है, हमारे जो ह्यूमन इनपुट्स होते हैं, एक्सटर्नल इनपुट होते हैं, वो क्या करता है, इसको कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर सिस्टम डेटा कैसे समझता है? यहाँ पर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज, मतलब जीरोज एंड वन के फॉर्म में समझता है। तो इनपुट यूनिट क्या करता है, ह्यूमन रीडेबल डेटा को यहाँ पर लेता है, हमसे इंस्ट्रक्शंस को लेता है, एंड देन वो उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके इनपुट यूनिट सीपीयू को प्रोवाइड करती है मशीन रीडेबल फॉर्म में, जीरोज एंड वंस के फॉर्म में। फिर इसको सीपीयू रीड करता है एंड देन प्रोसेस करता है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? ये रॉ डेटा को एक्सेप्ट करता है यूजर से, बाइनरी डेटा को कन्वर्ट करता है, मतलब यूजर डेटा को बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करता है, एंड देन इन कन्वर्टेड डेटा को यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम या फिर सीपीयू को प्रोवाइड करता है। और कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, ईटीसी। ये प्रॉपर आप ऐसे ही लिखेंगे। एंड हमारा सेकंड कंपोनेंट है यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच इज सीपीयू। तो सीपीयू क्या है? सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यस, ब्रेन है मोस्ट कॉमन आंसर। एंड ये इलेक्ट्रॉनिकली, एक इलेक्ट्रिकल सर्किटरी से इंटरनली कैसे बना होता है, ट्रांजिस्टर्स के सर्किट के थ्रू ये बना रहता है अंदर। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रांजिस्टर्स का सर्किट होता है, जिसमें क्या करता है, ये सारे डेटा को प्रोसेस करता है, सारी लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। एंड सीपीयू जो होता है वो इंटरनली टू पार्ट्स में डिवाइड रहता है। पहला अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। सो एएलयू में हमारा क्या है, एएलयू क्या करता है, जो हमारी हैवी लिफ्टिंग कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है वो एएलयू परफॉर्म करता है। जैसे पहला अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सेकेंड इज लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल इज लाइक कंपैरिजन करना, लाइक ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इक्वल टू और लेस देन बी, जो कि मतलब क्रूशियल हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे इफ स्टेटमेंट, देन, व्हाइल, इन सबको यूज करने के लिए लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। सेकेंड इज कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि बेसिकली सब चीजों को कंट्रोल करता है, जैसा कि इसका नाम है।
तो ये कोई यहाँ पर डेटा प्रोसेस नहीं कर रहा है, और कैलकुलेशन, ये इसका काम कैलकुलेशन करना नहीं है, बस चीजों को कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे? ये क्या करता है, मेमोरी फैच करता है एएलयू के लिए। सेकेंड थिंग, ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है। थर्ड थिंग, ये क्या करता है, यहाँ पर कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है एएलयू के लिए, या फिर क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है, जिसके थ्रू सारी चीजें एक ही क्लॉक के साथ सीक्वेंस होती है कि अब सीपीयू को डेटा चाहिए तो उसी टाइम पर सीपीयू के पास डेटा आ जाए। नाउ आवर थर्ड कंपोनेंट इज मेमोरी यूनिट। सो व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है स्टोरिंग डेटा के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए और इंटरमीडिएट रिजल्ट के लिए। मतलब कि अगर कोई प्रोसेस सीपीयू रन कर रहा है तो उसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट रिजल्ट जनरेट होते हैं, बहुत सारे डेटा को बीच में स्टोर करके रखना पड़ता है, या फिर जो करंटली रनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको स्टोर करना पड़ता है, लोड करना पड़ता है। ये सब चीजें सब मेमोरी में ही होती है। द सीपीयू नीड्स अ प्लेस टू होल्ड इन्फॉर्मेशन व्हाइल इट इज वर्किंग ऑन इट। जब सीपीयू प्रोसेस पे काम कर रहा है तो उसको इन्फॉर्मेशन स्टोर करना पड़ता है जो मेमोरी में स्टोर होती है। एंड एज वेल एज एक ऐसा भी उसको प्लेस चाहिए होता है जहां पर वो परमानेंट भी स्टोरेज को स्टोर कर सके, जो भी सेकेंडरी स्टोरेज में होता है। तो उसके लिए इसमें दो कैटेगरीज डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी है प्राइमरी मेमोरी, एंड सेकेंडरी दूसरी कैटेगरी है सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी मेमोरी में भी दो पार्ट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, रोम। काफी लोगों को यहाँ पर डाउट होता है, तो यहाँ पर मैं पहले बता दूं, जो रैम एंड रोम दोनों ही प्राइमरी मेमोरी के पार्ट है। रोम यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। रोम परमानेंट होती है बट वो सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, तो प्राइमरी स्टोरेज है। पहले प्राइमरी मेमोरी को समझते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी इज व्हाट दिस इज कंप्यूटर शॉर्ट टर्म वर्क स्पेस। तो कंप्यूटर का एक शॉर्ट टर्म वर्क स्पेस है, मतलब कि चीजें इस पे शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर होती हैं, और उसको सीपीयू क्या कर सकता है, डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकता है प्राइमरी मेमोरी को। और ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है। जनरली ये वॉलेटाइल होती है, ऐसा नहीं है प्राइमरी मेमोरी दोनों ही होती है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, बट मोस्टली जो प्राइमरी मेमोरीज होती है वो वॉलेटाइल होती है, चाहे कैश हो चाहे रैम हो। नॉन वॉलेटाइल भी होती है, जैसे कि रोम इसका एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब ये कि अगर जैसी वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि अगर हमारी मेमोरी जैसी पावर कट होगी, कंप्यूटर से पावर कट होगी, तो पूरा डेटा यहाँ पर जो मेमोरी में स्टोर है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं, वो तुरंत ही लॉस्ट हो जाएंगे और मेमोरी वापस से रीसेट हो जाएगी। अब इसके दो पार्ट हैं, इनको हम डिटेल में आगे देखेंगे। पहला है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो उसका नाम है रैंडम एक्सेस, मतलब कि कहीं से भी इस मेमोरी को सीपीयू एक्सेस कर सकता है, किसी भी पार्ट से, किसी भी एड्रेस से इसको एक्सेस कर सकता है। ये क्या करता है, करंटली जो रनिंग प्रोग्राम्स है उनको स्टोर करता है। सेकंड आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं हम। सो इसमें आता है पहले नॉन, ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। फर्स्टली नॉन वॉलेटाइल मतलब अगर पावर भी ऑफ हो जाएगी तो, अगर या फिर पावर कट हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तब भी इसमें से डेटा लॉस्ट नहीं होगा, परमानेंटली सेव रहेगा। इसका यूज कहाँ होता है, यहाँ पर बायोस चिप में या फिर यूईएफआई चिप में। इसमें मतलब जैसे कि स्टार्टअप फर्मवेयर होता है, हमारे कंप्यूटर का बूटस्ट्रैप फर्मवेयर होता है, इस सबको पहले से कंपनी स्टोर करके रखती है। देन सेकेंड इज सेकेंडरी स्टोरेज, ये हमारी ऑक्सिलरी स्टोरेज, मतलब कि परमानेंट स्टोरेज है। सो ये हमारी क्या है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज है, और डायरेक्टली इसको सीपीयू एक्सेस नहीं कर सकता। फर्स्टली इससे डेटा हमारी मेन मेमोरी में जाएगा, देन उसको सीपीयू एक्सेस करेगा। सो यहीं पे द डेटा मस्ट बी लोडेड इनटू रैम बिफोर द सीपीयू कैन यूज इट। अब ये क्या होती है, बहुत ज्यादा स्लो होती है यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी से, या फिर जो हमारी मेन मेमोरी होती है, बट ये क्या कर सकती है, नॉन वॉलेटाइल और डेटा को परमानेंट रिटेन करके रख सकती है। अब एग्जांपल्स इसके हमें बहुत अच्छे से पता है, हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स। फोर्थ कंपोनेंट इज आउटपुट यूनिट। सो आउटपुट यूनिट क्या है, एग्जैक्ट रिवर्स है इनपुट यूनिट का। मतलब कि जो पहले हमने इनपुट लिया, सीपीयू ने प्रोसेस किया, और उस डेटा को उसने जो प्रोसेस किया, उस बाइनरी डेटा को आउटपुट यूनिट के पास भेजेगा। अब हम बाइनरी तो रीड कर नहीं सकते, तो आउटपुट यूनिट क्या करेगी, उस डेटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करेगी, या फिर जैसे कि हमको डिस्प्ले पर यूआई दिखाएगी, या फिर कोई स्पीकर से साउंड प्ले करेगा, एक आउटपुट ह्यूमन रीडेबल जनरेट करेगा। सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं, बाइनरी डेटा को प्रोसेस करेगी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, वही मशीन रीडेबल फॉर्म टू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, एंड प्रेजेंट करेगा फाइनल रिजल्ट टू यूजर। अब एग्जांपल्स क्या है इसके, सो स्क्रीन या मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, स्पीकर, प्रोजेक्टर, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फिर हम देखते हैं कंप्यूटर्स का यहाँ पर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग यूजर्स के हिसाब से, अलग अलग प्रोसेसिंग पावर्स के हिसाब से, अलग अलग पर्पस के हिसाब से
कंप्यूटर के अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं। सो हम इन क्लासिफिकेशंस को देखते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है डेटा हैंडलिंग के ऊपर, मतलब किस टाइप के डेटा के ऊपर वो वर्क कर रहा है। तो पहले यहाँ पर आते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर मतलब यहाँ पर डेटा दो टाइप के होते हैं। पहला यहाँ पर डिजिटल डेटा, DIGITAL, डिजिटल। सो डिजिटल डेटा क्या होता है, जीरोस एंड वंस। इसमें दो टाइप का सब डेटा है, जीरो एंड वन। जो एनालॉग डेटा है वो डेटा वेरिएबल वैल्यूज के ऊपर वर्क करता है। इसमें मतलब वैल्यूज ऊपर नीचे चेंज होती रहती है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या करते हैं, ये कंप्यूटर जो बने रहते हैं एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जैसे कि हमारे बाइक का स्पीड मीटर होता है, थर्मोमीटर होता है, या फिर अर्थक्वेक के सेस्मोग्राफ्स होते हैं। ये कुछ ना कुछ हमें वैल्यूज दिखाते हैं। ये कैसे इनको मैकेनिकली इनको कैलकुलेट करते हैं, तो ये एनालॉग कंप्यूटर है। सेकंड आती है यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर्स। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या है, हमारे एवरीडे कंप्यूटर हैं जो कि ये डेटा को जीरोस एंड वंस के फॉर्म में पूरा प्रोसेस करते हैं। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि ये डिजिटल डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं। अब इनमें प्रॉपर लॉजिकल अर्थमेटिक यूनिट ALU का यूज होता है। इनके रिजल्ट 100% एक्यूरेट होते हैं। और अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल हमारे कंप्यूटर्स ये। थर्ड पार्ट इज हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर यहाँ पर बहुत ही स्पेशलाइज्ड मशीन्स होती हैं, जो एक्चुअली इनमें नाम है हाइब्रिड, मतलब ये कॉम्बिनेशन है यहाँ पर एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर का, डिजिटल पार्ट का। तो इसमें ये क्या करेगा, एनालॉग जो है ये इनपुट लेगा, ये कंप्यूटर एनालॉग इनपुट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और हमको एक डिजिटल फॉर्म में उसका आउटपुट जनरेट करके बताएगा। इसका एग्जांपल है जैसे कि ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन हो गई, या फिर ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन हो गई। ये हमारी बॉडी से फिजिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं और देन हमको उसको डिजिटल फॉर्म में स्क्रीन पर प्रेजेंट करते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन साइज एंड प्रोसेसिंग पावर। सो पहला यहाँ पे क्लासिफिकेशन में पहला पार्ट है, मतलब एक्चुअली फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर्स। सो माइक्रो कंप्यूटर यहाँ पर वो कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्टफोन, और ये सबसे छोटे और सबसे कम पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं यहाँ पर। सेकेंड इसकी मतलब कैपेबिलिटीज क्या है, ये एवरीडे टास्क लाइक वेब ब्राउजिंग के लिए यूज होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, गेमिंग के लिए यूज होते हैं, और डेस्कटॉप PC, मोबाइल, लैपटॉप एग्जाम्पल है। और सेकेंड टाइप इज मिनी कंप्यूटर्स। ये एक्चुअली क्या होते हैं, मिड रेंज सर्वर्स होते हैं, मतलब इनकी पावर सर्वर से कम होती है और जो हमारे मेन मतलब माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। तो ये मतलब मल्टी यूजर सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि हमारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में जो सर्वर इंस्टॉल्ड होते हैं ये मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, मल्टी यूजर्स कंप्यूटर होते हैं, मतलब कि हंड्रेड्स ऑफ यूजर को एक साथ साइमल्टेनियसली कंप्यूटेशनल प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में उनका डेटाबेस उनके मिनी कंप्यूटर्स में स्टोर होता है। हम कॉलेजेस की वेबसाइट के थ्रू ये अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ये सबको कंप्यूटेशनल प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड की कैपेबिलिटीज, सो इनको मीडियम साइज्ड बिजनेस, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज, डिपार्टमेंट जो डेटाबेसेस या को यूज करते हैं, बिलिंग सिस्टम्स, जैसे कि हम जो हमारे शॉपिंग मार्ट होते हैं उनमें एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है, उनसे सारे बिलिंग सिस्टम्स कनेक्टेड रहते हैं। तो ये सब मिनी कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं। एग्जाम्पल इज IBM 400 सीरीज। और नेक्स्ट कैटेगरी इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये एक्चुअली क्या होते हैं, मैसिव सर्वर्स होते हैं। सो अब एक्चुअली मेन फ्रेम पहले चलता था, अब मेन फ्रेम की जगह सर्वर्स आ गए हैं। तो ये कंप्यूटर क्या होता है, हाईली एक्सपेंसिव बट बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो थाउजेंड्स ऑफ यूजर को एक साथ सर्व कर सकते हैं। जैसे कि बड़े बड़े जो क्लाउड सर्वर्स होते हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मैसिव रिग्स होती हैं, कंप्यूटेशनल रिग्स, वो सब मेन फ्रेम कंप्यूटर से ही बनते हैं। तो दे आर डिजाइन फॉर एक्सट्रीम रिलायबिलिटी, प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एंड सपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ साइमल्टेनियस यूजर्स। इसकी कैपेबिलिटीज क्या क्या है, यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस फॉर डेटा प्रोसेसिंग। और जैसे ये हमारा ATM सिस्टम्स होता है, बैंकिंग सर्वर सिस्टम, वो कंप्लीटली मेन फ्रेम कंप्यूटर पर चलता है। और जितने भी सर्वर सिस्टम है वो मेन फ्रेम पर रन होते हैं। एग्जाम्पल इज IBM Z सीरीज, बैंकिंग सेक्टर में जो सर्वर्स इस्तेमाल होते हैं, एयरलाइंस जो यूज करती है। एंड अवर लास्ट टाइप इज सुपर कंप्यूटर्स। सो दीज आर लार्जेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स ऑन द प्लेनेट। ये सबसे फास्टेस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स हैं। एंड
ये क्या करते हैं कि इंस्टीड ऑफ सपोर्टिंग 1000 यूजर्स, मतलब ये बहुत सारे यूजर्स को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि क्या होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं स्पेशल वर्क को करने के लिए। एक सुपर कंप्यूटर होगा, वो एक ही स्पेसिफिक टास्क करेगा, उसी के ऊपर अपनी सारी प्रोसेसिंग को यूज करेगा। जैसे कि हमको कोई कैसे टाइप के काम करने हैं, क्वांटम मैकेनिक्स को सॉल्व करना है, साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग करनी है, या फिर एआई सिस्टम्स को रन करना है, ये सब चीजें सुपर कंप्यूटर के ऊपर होती हैं। और इसके एग्जाम्पल है जैसे कि परम, क्रे टाइटन, ईटीसी। एंड थर्ड इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस, मतलब हमें किस काम के लिए कंप्यूटर चाहिए, उस चीज का क्लासिफिकेशन। सो पहला क्लास पहले है यहाँ पर जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये यहाँ पर मोस्ट जनरलाइज कंप्यूटर है, मतलब कि वाइड वैरायटी ऑफ यहाँ पर ये वर्क या फिर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डिफरेंट डिफरेंट रन कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सपोर्ट कर सकते हैं, इनमें प्रॉपर स्मॉल अमाउंट ऑफ रैम एंड स्टोरेज अवेलेबल होती है। सेकंड आते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल कंप्यूटर का पर्पस क्या होता है, डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं जो एक ही वर्क को करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, उस एक वर्क के अलावा कोई भी अदर वर्क नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे जो वॉशिंग मशीन्स होते हैं, या फिर प्रॉपर जो नेविगेशन सिस्टम होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट रहता है, आईसी। तो जी आईसी, इनके जो आईसी कंप्यूटर्स होते हैं, ये डिजाइन होते हैं सिर्फ एक ही वर्क करने के लिए। अगर वॉशिंग मशीन के अंदर एक आईसी लगी है, तो उसको मालूम है कि कब इनलेट खोलकर वाटर लेना है, कब वो कितनी साइकिल्स रन करनी है, कब तक रन करनी है, सिर्फ एक ही टास्क को कंप्लीट करेगा। सो एग्जांपल है माइक्रो कंट्रोलर एंड वॉशिंग मशीन, नेविगेशन सिस्टम एंड डिजिटल थर्मोमीटर। एंड नाउ अब हम आते हैं इस पार्ट पर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। तो अब कंप्यूटर सिस्टम के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस है। अगर ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर आप अभी नहीं भी देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत जनरल यूजेस होते हैं, जो यूजेस आपको पता है, जैसे कि बिजनेस में यूज होता है, गेमिंग इंडस्ट्री, एजुकेशन, जितने भी यूजेस आपको याद आते हैं। तो हम एक एक करके सारी यूजेस को देखते हैं। पहला है ई बिजनेस। सो ई बिजनेस रेफर्स टू द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर द इंटरनेट फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब कि हम बिजनेस एक्टिविटीज को इलेक्ट्रिक मीडियम पे इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर के थ्रू करें, तो उसको हम ई बिजनेस कहते हैं। जैसे कि सेलिंग, परचेज, अकाउंट, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, इन सब चीजों को हम ई बिजनेस, ई कॉमर्स बोलते हैं। अब इसके मेजर यूज क्या क्या है, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हैं, मेंटेनिंग कंज्यूमर रिकॉर्ड्स हो गया, और इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट। ओके, सो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, कम्युनिकेशन बिटवीन कस्टमर, एम्प्लॉयज एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सारे बिजनेस के पार्ट हैं। एग्जाम्पल सिंपल है, शॉपिंग वेबसाइट हो गया, डिजिटल बैंकिंग, टिकट बुकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिकल पेमेंट सिस्टम, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड वन इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मतलब मेडिकल में इसका यूज होगा। ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड इन विच कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू कलेक्ट एंड स्टोर प्रोसेस बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। मतलब ये क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। सो कंप्यूटर जैसे कि बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो होती है, जेनेटिक डेटा, डीएनए रिलेटेड डेटा, डीएनए डिकोडिंग, इन सब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। मेजर यूसेज इसके कहाँ कहाँ हैं, बायोलॉजिकल डेटा को एनालिसिस करना, डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन पे वर्क करना, प्रोटीन एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और मेडिकल साइंटिफिक रिसर्च को सपोर्ट करना, एंड कंपैरिजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। और एग्जांपल इनका जैसे कि डीएनए सीक्वेंस को एनालाइज करना, etc। थर्ड वन इज हेल्थ केयर, तो उसको हेल्थ केयर सेक्टर में इनका यूज होना कंप्यूटर्स का। तो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंप्यूटर, क्योंकि हमारे जो हेल्थ केयर डिवाइसेस जितने भी होते हैं वो सब कंप्यूटर्स के थ्रू ही कनेक्टेड रहते हैं। जितना भी हेल्थ केयर डेटा है वो कंप्यूटर से ही मैनेज होता है। तो उसके मेजर यूसेस क्या क्या हैं, मेडिकल मतलब पेशेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड को रखना, हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग कंप्यूटर्स के थ्रू होता है, मेडिकल डायग्नोसिस एंड एनालिसिस कंप्यूटर के थ्रू होता है, एंड लेबोरेटरी एंड डेटा प्रोसेसिंग ये भी कंप्यूटर्स के थ्रू होता है। फोर्थ यूज इज रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। तो हम रिमोट सेंसिंग टर्म से ही समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस, फॉर कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। तो इनका यूज होता है जैसे कि
वेदर फोरकास्टिंग, वेदर का डेटा निकालना, सम क्लाउड इंफॉर्मेशन, एनवायरनमेंट की डिटेल्स, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, या फिर कोई टाइप का जियोग्राफिकल डेटा, फॉरेस्ट डेटा, रिवर लैंड मेजरमेंट डेटा, ये सब जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के थ्रू होता है। अब इसका मेजर यूज कहाँ कहाँ है? एनालिसिस ऑफ मैप्स के लिए इसका यूज होता है, वाटर रिसोर्सेज को एनालाइज करना, एनवायरमेंटल स्टडीज करना, अर्बन प्लानिंग करना, एग्रीकल्चर लैंड यूज एनालिसिस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड ड्राउट प्लानिंग, ये सब इनकी यूसेज और आपको ऐसे ही अपने पेपर में लिखना है। Fifth is meteorology and climatology. So computers are extensively used in meteorology and climatology for studying weather conditions for long-term climate patterns. तो climate study and meteorology study के लिए भी इन कंप्यूटर का प्रॉपर यूज होता है। मेजर यूसेज इनके कहाँ कहाँ हैं? वेदर फोरकास्टिंग के लिए, एनालिसिस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट मॉडलिंग एंड एनालिसिस, प्रेडिक्शन ऑफ रेनफॉल एंड प्रोसेसिंग सैटेलाइट एंड रेडार डेटा। एग्जाम्पल्स है जैसे वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम होगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स और यहाँ पर एग्जैक्ट वेदर बताते हैं और क्या डेंसिटी है क्लाउड्स की, ये सारी इंफॉर्मेशन को बताते हैं। सिक्स्थ एग्जाम्पल इज कंप्यूटर गेमिंग, बहुत जनरल एग्जाम्पल्स हैं सारे। सो कंप्यूटर इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है कंप्यूटर्स का, और मॉडर्न कंप्यूटर्स में बहुत सारे पावरफुल प्रोसेसर्स, ग्राफिकल सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं गेम, हाई एंड गेम्स को चलाने के लिए। सो मेजर यूज कहाँ है इनके? ऑनलाइन गेम्स में, 2D एंड 3D गेम एनवायरनमेंट्स के लिए, 2D एंड 3D सिमुलेशंस के लिए, एंड मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेमिंग, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग गेम्स। Now seventh one is multimedia and animation. So computers multimedia animations के लिए यूज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्रिएट, एडिट, स्टोर करना मल्टीमीडिया कंटेंट को, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन को, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ग्राफिक, एनिमेशंस को यहाँ पर चीज़ों के अंदर कंबाइन करना। सो मल्टीमीडिया एनिमेशंस। अब इसका मेन यूज क्या है यहाँ पर? तो 2D 3D एनिमेशंस के लिए, फिल्म एंड वीडियो प्रोडक्शन, ग्राफिक डिजाइनिंग, एजुकेशनल प्रेजेंटेशन और डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के लिए इसका कंप्यूटर का यूज होता है। नाउ अब आते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ये हमारे इस यूनिट का सेकंड पार्ट है। सो हमारी यूनिट दो पार्ट में डिवाइड थी। फर्स्ट इज बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम या ब्लॉक डायग्राम, सेकंड इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमें और एक इंटरफेस है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, क्योंकि जो कंप्यूटर हार्डवेयर है बेसिकली, जो मेन सीपीयू है, ये सिंपल एक हार्डवेयर चिप है जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज होता है डेटा प्रोसेस करने के लिए, बट ह्यूमन इसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर इंटरेक्शन को यहाँ पर लिंक करता है, ब्रिज है इसके बीच का। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर रन कर रहा है, ये एक ब्रिज है बिटवीन द हार्डवेयर एंड द कंप्यूटर यूजर। और एवरी कंप्यूटर एटलीस्ट हैव वन कंप्यूटर सिस्टम टू रन अदर प्रोग्राम्स। और हर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दूसरे प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर में बहुत सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रोसेस करता है, कंटिन्यूसली बाइंड करके रखता है। उसके बहुत सारे यहाँ पर फंक्शंस हैं, सबको एक एक करके हम देखते हैं। पहला फंक्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसेस चल रही होती हैं उनको मैनेज करना, किस प्रोसेस को कब रिसोर्स मिलेगा, कब एग्जीक्यूट होगी, कब वो टर्मिनेट होगी, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो ये क्रिएट करता है प्रोसेस को और डिलीट करेगा प्रोसेस को। उसको अगर सस्पेंड करना है, रिज्यूम करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। ये सारा वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का है। सेकेंड इज मेमोरी मैनेजमेंट। सो कंप्यूटर में हमारे पास स्टोरेज है एंड रैम है, तो इन सबको क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। जैसे कि जो रैम से हमको डेटा यहाँ पर सीपीयू में लेकर आना है, या फिर रैम में कोई किसी डेटा को वापस स्टोर करना है, रैम से कोई डेटा कैश में लेकर आना है, या फिर रैम के ऊपर किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी एलोकेट होनी है और कितनी मेमोरी किस प्रोग्राम से हटानी है, ये सब चीज़ प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो ये एक रिकॉर्ड कीप करता है कि कौन सा पार्ट, कौन सी मेमोरी, कितनी मेमोरी यूज कर रहा है, किस
मेमोरी को किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी का यूज करना है। सेकंड थिंग, ये वही सेम चीज है, मेमोरी को एलोकेशन एंड डी एलोकेशन करता है, मेमोरी फ्री करता है। थर्ड पार्ट इज फाइल मैनेजमेंट। सो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारी फाइल्स प्रेजेंट होती हैं, एप्लीकेशंस के अंदर डायरेक्टरीज प्रेजेंट होती है, फिर उनके अंदर डायरेक्टरीज एक ट्री स्ट्रक्चर है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। तो उस फाइल सिस्टम को प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ये इतना जो फाइल का एक स्ट्रक्चर है कंप्लीट, वो स्टोरेज के ऊपर कैसे स्टोर होगा, तो इसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। इट कीप्स ट्रैक ऑफ एग्जैक्टली वेयर द डेटा इज फिजिकली स्टोर ऑन द डिस्क, तो फिजिकल डेटा कहाँ स्टोर होगा, और कंट्रोल करेगा कि कौन इस डेटा को रीड कर सकता है, स्पेसिफिक फाइल्स को कौन डिलीट कर सकता है ओवरऑल। एंड फोर्थ इज डिवाइस मैनेजमेंट, मतलब जो हमारे इनपुट आउटपुट से डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं उनको मैनेज करता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या होते हैं, ड्राइवर्स रहते हैं। तो हमारे जो इनपुट और आउटपुट सिस्टम होते हैं, इनको ड्राइवर्स चाहिए होते हैं रन करने के लिए। तो ये सारे डिवाइसेस को रन करता है, एक साथ कंबाइन करेगा, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर को, और ये सब कैसे चलते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स के थ्रू। क्या करेगा, इट इंटरप्ट्स द कमांड फ्रॉम हार्डवेयर डिवाइसेस एंड ट्रांसलेट सो दैट द सीपीयू कैन अंडरस्टैंड देम। तो हार्डवेयर डिवाइसेस से इंटरप्ट लेगा, अगर किसी माउस ने इंटरप्ट भेजा, कर्सर को राइट लेफ्ट मूव करना है, या कीबोर्ड बटन ने इंटरप्ट भेजा, तो उस इंटरप्ट को सीपीयू के पास भेजेगा और हमें वैसा ही आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। फिफ्थ इज सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। सो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हमारे अनऑथराइज्ड एक्सेस से या मेलवेयर से हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हेल्प से हम इसमें क्या करते हैं, अपने सिस्टम में पासवर्ड्स और ऑथराइजेशन एक्सेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो इससे हम अकाउंट सेटअप कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्शन, एंड किसी प्रोग्राम को क्रैश होने से रोक सकते हैं, ओवरराइटिंग से रोक सकते हैं, ईटीसी। फिर सिक्स्थ वन इज प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो हमें एक इंटरफेस देता है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो इंटरफेस में कैसे भी टाइप का हो सकता है, एक ग्राफिक बेस्ड जीयूआई इंटरफेस हो सकता है, या फिर सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस हो सकता है, मतलब डिस्क जिसमें हम टेक्स्ट के थ्रू कमांड देंगे तो कमांड लाइन इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर जो हमारा विंडोज जनरली ग्राफिक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो एग्जांपल्स हैं यहाँ पर कुछ MS DOS या फिर लिनक्स टर्मिनल, ये एग्जांपल्स हैं। फिर आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी अलग अलग टाइप के हैं, तो हम इनके टाइप्स देखते हैं। पहला टाइप है यहाँ पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक्चुअली बहुत ही पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था, जब सिंपल ट्रांजिस्टर बेस्ड जब कंप्यूटर आए स्टार्टिंग में, तो उस टाइम पे एक कंप्यूटर ऑपरेटर होता था जो बहुत सारे प्रोग्राम्स को या जो ऑपरेशंस को रन करना पड़ता था, उनको एक पंच कार्ड होता था, उसके अंदर स्टोर कर देता था। जितने भी सिमिलर पंच कार्ड्स होते थे, प्रोसेस होते थे, उनको एक साथ कंप्यूटर में स्टोर करके प्रोसेस को रन करते थे। तो कंप्यूटर क्या होता था, एक साथ बैच प्रोसेसिंग करता था, जो एक सी प्रोसेस होती थी उनको एक साथ प्रोसेस करता था। सो अर्ली कंप्यूटर सिस्टम में हम वी डिड नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद कंप्यूटर सिस्टम, यही चीज देखी है। एंड हम क्या करते थे, यूजर प्रिपेयर करते थे पंच कार्ड सबमिटेड टू अ ह्यूमन ऑपरेटर। द ऑपरेटर जॉब यहाँ पर फिर उसकी खत्म हो जाती थी, एंड देन इसमें वेट करना पड़ता था रिजल्ट का आने का। बट इसमें प्रॉस क्या था इसका, ये हैवी रिपीटेटिव टास्क के लिए काफी अच्छा था। एंड इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था कि अगर किसी भी टाइप का एरर होता है या कोई बग आ जाता है प्रोग्राम में या फिर किसी ऑपरेशन में, तो अब वो तब तक पता नहीं चलेगा जब तक तो प्रोसेस यहाँ पर पूरी रन नहीं हो जाती। प्रोसेस रन होने में 2, 3, 4 घंटे कितना भी टाइम लग सकता है, तो तब तक पता नहीं चलेगा कि किसी टाइप का बग या एरर प्रोसेस में है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, विच इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दिस इज व्हाट आवर मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर्स यूज। तो ये क्या करते हैं, एक ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलाउ करता है एक सेम प्रोग्राम को मल्टीपल यूजर्स को सर्व करने को। जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया यूट्यूब के सर्वर्स। तो यूट्यूब के सर्वर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, वहां पर एक ही एप्लीकेशन रन कर रही है, विच इज यूट्यूब। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ यूजर को सेम प्रोग्राम यहाँ पर सर्व कर रहा है, सेम ही रिसोर्सेज सर्व कर रहा है। सो दिस इज बेसिकली इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। The CPU switches between tasks so rapidly that it creates the illusion that everything is running at exactly same time. ये क्या कर रहा है यहाँ पर, एक ही साथ ही इतनी जल्दी इसकी क्लॉक साइकिल फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है, फास्ट होती है,
इसमें हर यूजर को लगता है कि यहाँ पर ये हर यूजर को इंडिपेंडेंटली सर्व कर रहा है, बट ये एक ही साथ धीरे धीरे करके सीरीज वाइज सभी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इट डज, instead of relying on a single central CPU, a distributed operating system connects multiple independent computers via network। तो एक सिंगल CPU पे रिलाई नहीं करता, ये ओवर द नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, और इसमें ऐसा फील होता है कि एक ही सिंगल पावरफुल कंप्यूटर्स यहाँ पर सारे टास्क को परफॉर्म कर रहा है। अब इसके एडवांटेज क्या है? इफ वन मशीन इन द नेटवर्क क्रैशेस, द रेस्ट ऑफ द सिस्टम कीप्स रनिंग। इसमें क्या है कि मल्टीपल मशीन्स कंबाइंड है, तो अगर एक मशीन यहाँ पर फेल हो जाती है, बाकी सिस्टम बाकी मशीन्स क्या करेंगी, यहाँ पर जो कंप्यूटर है उसको रन वापस से वैसे ही करती रहेंगी। फोर्थ इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये बेसिकली हमारे क्लाउड सिस्टम्स या फिर लोकल जो लोकल सर्वर्स पे चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। This OS runs on a dedicated server and provides the capability to manage data, user security and applications across the local area network। ये बेसिकली सर्वर पे रन करते हैं, तो हम इनको रिमोटली भी मैनेज कर सकते हैं एंड इनको हम लोकली भी मैनेज कर सकते हैं अगर हमारे पास एक लोकल सर्वर पे ये रन कर रहे हैं। और एग्जांपल है इनका विंडोज सर्वर, लिनक्स, यूनिक्स, ऑल टाइप ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। और फिफ्थ ऑपरेटिंग सिस्टम इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे कि इसका नेम से पता चल रहा है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इसको एग्जैक्ट रियल टाइम में इसको रिएक्ट करना है बिना किसी डिले के। जैसे कि ये स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो ऐसे इन्वायरमेंट के लिए डिजाइन होते हैं जहां पर बिल्कुल भी डिले यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं है। लाइक ये बहुत ही इसमें कुछ नैनो सेकेंड्स का डिले होता है, उससे भी कम का इसमें डिले होता है। और ये क्या करते हैं यहाँ पर, The processing time requirement are strictly defined and cannot be violated। तो इसमें प्रोसेस टाइम जो है हर प्रोसेस का ऑलरेडी डिफाइन है और वो बिल्कुल भी डिले नहीं हो सकता। तो अब इसमें भी दो टाइप होते हैं, हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम। ये क्या होता है, कैटास्ट्रॉफिक डिलेज होते हैं। जैसे कि जो हमारे कंप्यूटर्स यहाँ पर पेस मेकर्स लगते हैं, हार्ट जो इलेक्ट्रॉनिक हार्ट के लिए डिवाइसेस आते हैं, पेस मेकर्स में इनका यूज होता है। या फिर जो हमारे ABS ब्रेकिंग सिस्टम होता है, या फिर एयर बैग सिस्टम होता है, या मिसाइल गाइडेंस सिस्टम होता है, तो इनके अंदर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सेकंड आते हैं सॉफ्ट रियल टाइम, जिसमें थोड़े से यहाँ पर भी डिले नहीं चलेगा, बट जो डिवाइसेस है वहाँ वो कैटास्ट्रॉफिक यूज केस नहीं है। मतलब कि जैसे कि वीडियो स्ट्रीमिंग हो गया या फिर ऑनलाइन गेमिंग, तो इसमें क्या है डिले, मतलब इसमें भी डिले एक्सेप्टेड नहीं है, बट कोई कैटास्ट्रॉफिक फेलियर नहीं होगा। लास्ट पार्ट ऑफ यूनिट 1 इज मेमोरी एंड स्टोरेज सिस्टम। सो हम इसको देखते हैं। इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर मेमोरी इज नॉट जस्ट वन सिंगल कंपोनेंट, इट इज डिजाइंड हायरार्कियली। सो कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, मेमोरी एक सिंगल कंपोनेंट नहीं है, प्रॉपर इसको एक लॉजिकल हायरार्कियल वे में डिजाइन किया गया है। जैसे कि इसमें अलग अलग लेवल्स हैं, पहले कैश एंड रजिस्टर आएगा, देन प्राइमरी मेमोरी, देन सेकेंडरी मेमोरी, देन आर्काइवर स्टोरेज, ऐसे मल्टीपल लेवल्स हैं। सो इनको प्रॉपर डिजाइन किया गया है कि कौन कितनी फास्टेस्ट, सबसे फास्टेस्ट, फिर उससे कम फास्ट, फिर उससे कम फास्ट, या फिर मोस्ट एक्सपेंसिव, फिर लीस्ट एक्सपेंसिव, ऐसे एक हायरार्कियल ऑर्डर है। सो CPU but ultra fast memory is incredibly expensive and has low capacity. To solve this, computer used a tiered system balancing speed, cost, storage, size। तो एक मेमोरी को बैलेंस करने का कंप्यूटर्स यहाँ पर वही हायरार्कियल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर में प्राइमरी मेमोरी, जो कि मेन मेमोरी है। सो प्राइमरी मेमोरी इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की मेन इंटरनल मेमोरी है जो डायरेक्टली यहाँ पर CPU के साथ कनेक्टेड होती है। CPU उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। सो जब भी हम किसी भी टाइप का प्रोग्राम या फाइल रन करते हैं, सबसे पहले क्या करेगा, मेन मेमोरी में लोड होगा, देन उसके बाद ये प्रोग्राम यहाँ पर CPU उसको एक्सेस करेगा और देन उसको रन करेगा। इसके भी दो पार्ट हैं यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी में भी। पहला पार्ट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो मतलब कंप्यूटर क्या करता है, कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, इसलिए इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कहीं से मतलब किसी भी कहीं से भी, इसका किसी भी फिजिकल एड्रेस पे। कि मैं पेन सेलेक्ट करता हूँ। सो अगर एक मेमोरी है, इसमें मल्टीपल लोकेशन है, तो CPU उसको किसी भी लोकेशन को रैंडमली एक्सेस कर सकता है। सो इसलिए दिस इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या, टेम्पररी वर्किंग स्पेस है कंप्यूटर का, कि जब तक कोई प्रोग्राम रन करेगा वो टेम्पररी रैम में यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। इट इज वॉलेटाइल, मतलब कि
कंटिन्यूअस पावर चाहिए इसको। अगर जैसी पावर लॉस्ट होगी तो ये सारा डेटा यहाँ पर लॉस्ट हो जाएगा और रैम यहाँ पर रीसेट हो जाएगी, वापस से 0 पर सेट हो जाएगी। सेकंड, रैम के टाइप्स क्या क्या हैं? रैम के दो टाइप हैं, आप टाइप भी प्रॉपर आपको लिखना है। और ये क्वेश्चन आता है प्रॉपर व्हाट इज स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम। फर्स्ट पार्ट इज डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम वो है जो हमारे सिस्टम्स में जनरली रहती है, DDR4 DDR5। तो ये स्टैंडर्ड रैम है मॉडर्न पीसीज में। ये डेटा को स्टोर करता है यहाँ पर कैपेसिटर्स के ऊपर। तो इसमें कैपेसिटर्स का यूज होता है डेटा स्टोर करने के लिए। तो इसमें प्रॉब्लम रहता है, कैपेसिटर से क्या होता है, चार्ज लीक करता है धीरे धीरे। तो इन रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसलिए इसमें ऑसिलेटर और क्लॉक साइकिल्स में बार बार इसको रिफ्रेश करते हैं ऑसिलेटर्स की हेल्प से। सो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इट स्टोर डेटा इन माइक्रोस्कोपिक कैपेसिटर्स एंड स्लोली लीक चार्ज। बिकॉज ऑफ दिस रैम क्या होती है, कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश होती है इलेक्ट्रिसिटी थाउजेंड्स ऑफ टाइम। बट इसमें क्या है, एनर्जी डेंसिटी स्टोरेज डेंसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, बट थोड़ी स्पीड कम होती है, चीपर होती है। फिर आता है सेकंड पार्ट है स्टैटिक रैम। ये क्या होता है, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत फास्ट होती है, बट इसकी स्टोरेज डेंसिटी थोड़ी कम होती है। टोटली ये क्या यूज करता है, प्रॉपर फ्लिप फ्लॉप का सर्किट यूज करता है जो ट्रांजिस्टर बेस्ड होता है। डायरेक्टली क्या है, सीपीयू के साथ कनेक्टेड रहती है और इसको रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ती है बार बार। एक बार इसमें जो डेटा स्टोर है वो जब तक पावर ऑन है तो डेटा इसमें स्टोर वैसे का वैसे ही रहेगा। सेकेंड इज रीड ओनली मेमोरी विच इज रोम। सो रोम इसमें क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब रोम में डेटा स्टोर रहेगा वैसे का वैसे ही, चाहे पावर ऑफ हो जाए या फिर उसको हम निकाल भी ले सिस्टम में से, बट वो डेटा स्टोर रहेगा। ओके, सो इट रिटेन्स डेटा परमानेंटली इवन द कंप्यूटर इज अनप्लग्ड। और CPU can read the data and store here, but it cannot easily write new data to it. CPU इससे डेटा स्टोर कर सकता है, डेटा रीड कर सकता है, स्टोर कर सकता है, बट बिल्कुल ही न्यू डेटा इसके ऊपर राइट नहीं कर सकता। एंड रोम होल्ड्स द एब्सोल्यूट बेयर मिनिमम इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू बूट अप द कंप्यूटर। और कंप्यूटर सिस्टम में जो रोम है वो बेयर मिनिमम यहाँ पर एक फर्मवेयर को रखता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बूट करता है। मतलब जैसे ही हम कंप्यूटर को बूट करते हैं सबसे पहले पावर यहाँ पर सीपीयू और बायोस के बीच में जाती है, रोम के बीच में। तो रोम यहाँ पर सीपीयू को डायरेक्ट करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करो। अब इसमें भी मल्टीपल टाइप्स हैं इसके। पहला टाइप है इसका पी रोम, मतलब कि प्रोग्रामेबल रोम। तो प्रोग्रामेबल रोम क्या है, उसको कंप्लीटली हम ब्लैंक खरीदते हैं और कंप्यूटर इसको क्या कर सकता है, एक ही बार राइट कर सकता है। एक बार इसमें डेटा बर्न हो गया फिर ये डेटा परमानेंट हो जाएगा। सेकंड इज ईपी रोम, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये इस रोम को हम इरेज भी कर सकते हैं और प्रोग्राम भी कर सकते हैं, बट इरेज करना इतना आसान नहीं है। हमको इस चीज को इरेज करना पड़ेगा यूवी लाइट की हेल्प से। तो इसमें नियरली 20 मिनट्स तक जब इसकी यूवी लाइट डालेंगे तब डेटा इरेज होगा, तो एक टफ प्रोसेस है। थर्ड वन इज ईईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो ये मॉडर्न स्टैंडर्ड है यहाँ पर रोम का, जिसको इलेक्ट्रॉनिकली इजीली डेटा को रिमूव भी कर सकते हैं और प्रोग्राम भी कर सकते हैं। और इसी के ऊपर हमारी पेन ड्राइव या एसएसडी बनी है, मॉडर्न पेन ड्राइव एसएसडी, जिसमें हम बार बार डेटा को रीड एंड राइट कर सकते हैं, मतलब डेटा लिख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सेकंड इसका पार्ट आता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी ओके, ये एक्सट्रीमली फास्ट लो कैपेसिटी मेमोरी होती है जो सीधा ही सीपीयू के एकदम पास में, सबसे पास में यहाँ पे कैश मेमोरी। सबसे पहले जो सीपीयू होता है इसमें बिल्ट इन मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर्स। तो उसमें बिल्ट इन मेमोरी रजिस्टर्स रहते हैं, ये हमारी एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी होती है। इसके बाद आती है कैश मेमोरी। सो कैश मेमोरी पहले सीपीयू फिर रजिस्टर देन कैश मेमोरी। तो कैश सीपीयू डायरेक्टेड यहाँ पर कैश मेमोरी के साथ कनेक्टेड होता है, देन कैश मेमोरी रैम के साथ कनेक्टेड होती है। सो अगर रैम पहले कोई भी प्रोग्राम स्टोरेज से रैम में आता है, देन वो रैम से यहाँ पर कैश में जाता है, कैश से वो सीपीयू में जाता है। सीपीयू डायरेक्ट यहाँ पर रैम को एक्सेस नहीं करेगा। सीपीयू काफी ज्यादा फास्ट ऑपरेट करता है और रैम स्लो है, तो डायरेक्ट सीपीयू रैम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो एक और फास्ट मेमोरी चाहिए थी, तो बीच में हमने कैश को इंस्टॉल कर दिया। सो एंड थर्ड इज सेकेंडरी मेमोरी, जो कि हमारी ऑक्सिलरी स्टोरेज है, जिसकी मेन स्टोरेज होती है कंप्यूटर की, जिसमें डेटा परमानेंटली सेव होता है। सो बिकॉज रैम यहाँ पर वॉलेटाइल मेमोरी है, बहुत छोटा साइज है रैम का, और रैम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो हमने इसके लिए क्या है, एप्लीकेशंस को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर ऑक्सिलरी स्टोरेज का यूज करते हैं।
ऑक्सिलरी स्टोरेज में हमारे पास क्या क्या टाइप्स आते हैं, इसमें टाइप भी आते हैं एग्जाम में। सो फर्स्ट इज मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज में क्या होता है, हम मैग्नेटाइज्ड प्लेटर्स का यूज करते हैं, स्प्लिनिंग प्लेटर्स का यूज करते हैं, जिसमें 0 और 1 के फॉर्म में यहाँ पर डेटा स्टोर होता है मैग्नेटिक स्टोरेज में। तो इसमें पहले आता है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव बेसिकली हम जैसे फिजिकल स्टोरेज हार्ड ड्राइव देखी है, इसमें क्या होता है, एक फिजिकल डिस्क रहती है, मल्टीपल सेट्स ऑफ फिजिकल डिस्क जो मैग्नेटाइज रहते हैं, और इसके ऊपर एक इसमें रीड एंड राइट हेड लगा रहता है, कुछ नैनोमीटर्स अबव फ्लोट करता है, ये डेटा को रीड एंड राइट करता है। ये बहुत ही ज़्यादा चीप रहती है और एक बहुत अच्छा बैलेंस कॉम्बिनेशन होती है पावर और एफिशिएंसी के बीच में। लेकिन बस इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, इसमें मैकेनिकल फेलियर होने के चांसेस हैं, ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। बट ये क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज कैपेसिटीज हमको ऑफर करती हैं। सेकेंड, सॉलिड स्टेट स्टोरेज। फ्लैश मेमोरीज जो होती हैं, ये फ्लैश मेमोरीज बेस्ड होती हैं किस पर, हमारी बेसिकली ये एडवांस वर्जन ऑफ रोम है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ईईपी रोम्स जो होती हैं, ये उन्हीं का बहुत एडवांस वर्जन है। तो इसमें पहला पार्ट है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, जो कि हम आज के टाइम पे ही देखते हैं। तो इसमें 0 मूविंग पार्ट्स होते हैं और ये सेमीकंडक्टर बेस्ड होती है कंप्लीटली। इनके अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स रहते हैं जो इसमें मेमोरी स्टोर करते हैं। सेकंड आते हैं यहाँ पर यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स और एचडी कार्ड्स, ये भी ट्रांजिस्टर बेस्ड स्मॉल साइज स्टोरेजेस होते हैं। सी इज ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज वो होते हैं जो इसमें रीड एंड राइट के लिए लाइट का यूज होता है। तो इसमें अलग अलग चीजें आती हैं जैसे कि सीडी, डीवीडी एंड ब्लूरे। ये वर्क कैसे करते हैं, जो हमारा सीडी या फिर डीवीडी या ब्लूरे होता है वो कुछ ऐसा राउंड दिखता है, इसके ऊपर एक मेटेलिक फिल्म लगी रहती है और एक लेजर इसके ऊपर स्ट्राइक करती है। तो लेजर इसमें क्या करती है, छोटे छोटे पिट्स, गड्ढे बनाते जाती है इसकी सरफेस के ऊपर, जिस गड्ढे के फॉर्म में यहाँ पर डेटा स्टोर हो जाता है। और जब इसको रीड करना होता है, दोबारा लेजर उस पर पड़ती है, तो गड्ढे क्या करेंगे, अलग अलग टाइप से लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, इसको वापस से जो सेंसर है वो डिटेक्ट कर लेगा और उस डेटा को रीड कर लेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये कम साइजेस में आती है, और सेकंड थिंग ये कुछ टाइम के बाद करप्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें एक सरफेस इसमें डैमेज हो जाती है। सो इसमें पहले आता है सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि 700 MB के अबाउट डेटा स्टोर करती है। डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जो 4.7 to 8.5 GB डेटा स्टोर करती है। एंड इसमें मोस्ट प्रीमियम वर्जन है ब्लूरे डिस्क, जिसमें 25 to 50 GB ऑफ डेटा स्टोर करती है, और ये इसकी मतलब जो लाइफ स्पैन भी होता है वो बहुत ज्यादा होता है। फिर कंपैरिजन आता है इसमें प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मेमोरी के बीच में, तो हम डायरेक्ट कंपैरिजन देखते हैं। सो फर्स्टली सीपीयू एक्सेसिबिलिटी, जो यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी होती है वो डायरेक्टली यहाँ पर सीपीयू को एक्सेस कर सकती है, बट सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू को एक्सेस नहीं कर सकती। पहले वो रैम में डेटा जाएगा, देन कैश में, देन सीपीयू में जाएगा। फिर डेटा रिटेंशन, तो प्राइमरी मेमोरी है वो ज्यादातर प्राइमरी मेमोरी यहाँ पर वॉलेटाइल होती है एक्सेप्ट फॉर रोम, लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल है, डेटा परमानेंट है। ऑपरेटिंग स्पीड, तो प्राइमरी मेमोरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, फिर चाहे वो रैम हो, वो चाहे रोम हो या फिर कैश हो। बट जो ऑक्सिलरी सेकेंडरी स्टोरेजेस है वो स्लो होती है। स्टोरेज कैपेसिटी, तो यहाँ पर जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, लाइक 8 GB, 32 GB, 64 GB। बट जो सेकेंडरी स्टोरेज है बहुत बड़ी होती है, 500 GB, 1 TB, 2 TB। कॉस्ट की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी बहुत एक्सपेंसिव है, पर बिट इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और सेकेंडरी स्टोरेज यहाँ पर काफ़ी चीप है। थर्ड इज फिजिकल कंस्ट्रक्शन, ये क्या है, प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप्स होती हैं। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है ये सेमीकंडक्टर बेस्ड भी होती हैं, ये ऑप्टिकल बेस्ड भी होती हैं, मैकेनिकल बेस्ड भी होती हैं। एंड लास्ट इज एग्जाम्पल, तो प्राइमरी में एस रैम, डी रैम, रोम एंड कैश मेमोरी। सेकेंडरी एग्जाम्पल इज हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड यूएसबी फ्लैश। सो नाउ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं हमारी यूनिट 1 को। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ पर प्रॉपर कॉपी पेन के साथ सभी चीजों को नोट कर रहे होंगे, यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स हैं, और इसको यही वीडियो के साथ ही लर्न करते चल रहे होंगे। हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट नंबर 2 को। सो पहला टॉपिक है इसमें इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम। व्हाट इज एल्गोरिदम? अब
एक एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। एक एल्गोरिदम क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, और ये कंप्लीटली क्या प्रोग्रामिंग इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि हम सेम ही प्रॉब्लम को यहाँ पर हम लाइक अगर हम एक प्राइम नंबर का प्रॉब्लम है कुछ, या फिर यहाँ पर कुछ शॉर्टेस्ट नंबर को फाइंड या फिर स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करने का प्रॉब्लम है, तो एक इसके लिए मल्टीपल अप्रोचेस हो सकती हैं, एल्गोरिदम हो सकती हैं, और ये सारी क्या होती है प्रोग्रामिंग इंडिपेंडेंट होती है। मतलब वो सेम ही उसमें लॉजिक कंसेप्ट यहाँ पर जावा में भी यूज होगा, सेम सी प्लस में, सेम पाइथन में। तो ये प्रोग्रामिंग इंडिपेंडेंट है एंड इट इज अ लॉजिकल ब्लूप्रिंट क्रिएटेड बिफोर द एक्चुअल कोडिंग बिगिन। ये क्या एक ब्लूप्रिंट है, जैसे लॉजिकल ब्लूप्रिंट है, मतलब कि इसका मतलब कि अगर एक्चुअल प्रोग्रामिंग में यहाँ पर हम कोड कैसे लिखेंगे ये उसको डिस्क्राइब करता है। सो इसमें कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट इज इनपुट। तो एक एल्गोरिदम को एक इनपुट एक्सेप्ट करना पड़ेगा किसी एक्सटर्नल सोर्स से या यूजर से। फिर सेकंड इज आउटपुट। एक एल्गोरिदम प्रॉपर आउटपुट जनरेट करके देगी। डिफाइनाइटनेस, मतलब कि क्या हुआ, एक उसका डेफिनेट साइज हुआ एल्गोरिदम का। एंड लास्ट इज इफेक्टिवनेस, मतलब कि एक ईच स्टेप मस्ट बी बेसिक इनफ दैट इट कुड थ्योरेटिकली बी कैरीड आउट मैन्युअली ऑन अ पेन एंड पेपर। मतलब कि जो जितने भी स्टेप्स हैं एल्गोरिदम के, वो इतना फाइनाइट होना चाहिए, प्रॉपर इफेक्टिव होना चाहिए, उस सिंगल स्टेप को हम एक प्रॉपर पेन एंड पेपर में भी कैरी आउट कर सकें। फिर एग्जांपल देखते हैं हम एल्गोरिदम का, जैसे कि अगर हमें लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स फाइंड करना है तो सिंपल हम क्या डिसाइड, ये इसको हम हर किसी प्रोग्रामिंग में अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, दो नंबर का इनपुट लेंगे, फिर चेक करेंगे कि अगर ए ग्रेटर देन है बी से, देन स्टेप 4 पे जाएंगे कि ए को प्रिंट कर देंगे। अदरवाइज हम इसमें सिंपल क्या करेंगे, इफ और एल्स का यूज करेंगे। अदरवाइज अगर ए ग्रेटर देन नहीं है बी से, तो फिर स्टेप 5 पे जाना है, बी को लार्जर प्रिंट करो और स्टॉप। बहुत सिंपल स्टेप थे, मतलब इफ और हमने एल्स का यूज करके यहाँ पर हम दो नंबर का यहाँ पर लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक एल्गोरिदम है। कॉम्प्लेक्सिटीज एंड फ्लो चार्ट। तो इसमें फ्लो चार्ट काफी ज्यादा जरूरी है, इसके प्रॉपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फर्स्टली हम देखते हैं व्हाट इज कॉम्प्लेक्सिटीज। व्हेन मल्टीपल एल्गोरिदम्स सॉल्व द सेम प्रॉब्लम, वी evaluate which one is best by measuring its efficiency, known as complexities। मतलब जैसे यहाँ पर हम मल्टीपल एल्गोरिदम को यूज कर सकते हैं सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो कौन सी एल्गोरिदम यहाँ पर बेस्ट है, ये हम उसकी एफिशिएंसी मेजरिंग करके यहाँ पर बता सकते हैं। उसकी एफिशिएंसी जो एल्गोरिदम बेस्ट होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज बोलते हैं। सो कॉम्प्लेक्सिटीज भी यहाँ पर दो टाइप की होती है। पहली होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेकंड इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताती है यहाँ पर एक एल्गोरिदम में कितना एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पर लगेगा, उसका कितना टाइम बढ़ जाएगा, वो कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा जैसे ही उसके इनपुट का साइज ग्रो करता जाएगा। सो यहाँ पर भी यहाँ पर इसमें दो तीन टाइप होते हैं, जैसे कि बिग नोटेशन, फिर होता है यहाँ पर बिग ओमेगा नोटेशन एंड थीटा नोटेशन। तीन टाइप के नोटेशन इसमें होते हैं। हमको नोटेशन पर ध्यान देना है, बाकी ये प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर्स का पार्ट है। तो सिर्फ हमें ओवरऑल मालूम होना चाहिए कि ये है क्या। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम बताती है कि एल्गोरिदम का, जैसे इनपुट साइज बढ़ता जाएगा। सेकेंड इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब है कि जैसी अमाउंट ऑफ मेमोरी यहाँ पर कैसे बढ़ेगी इनपुट साइज के बढ़ने पर। प्रॉपर जैसी एल्गोरिदम यहाँ पर आगे प्रोसीड करेगी, एग्जीक्यूशन होगा, तो यहाँ पर मेमोरी कितना कंज्यूम करेगी। सो अब हम फ्लो चार्ट को देखते हैं। फ्लो चार्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। इट अलाउज इंजीनियर्स टू विजुअली मैप द फ्लो ऑफ लॉजिक एग्जीक्यूशन। बेसिकली कुछ नहीं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी एल्गोरिदम का, मतलब कैसे एल्गोरिदम वर्क करेगी, उसका एक कंप्लीट फ्लो है। तो ये क्या करता है, फिजिकली किसी एल्गोरिदम को एनालाइज करने में या फिर ड्रॉ करने में हेल्प करता है इंजीनियर्स को। ये क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक जियोमेट्रिक शेप्स यूज करता है उस एल्गोरिदम के फ्लो को डिस्क्राइब करने के लिए। इसमें हम कुछ फिजिकल सिंबल्स को हम देखते हैं। सो यहाँ पर हम यूज करते हैं क्या, स्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट एंड एंड के लिए हम ओवल का यूज करते हैं। एरो का हम यूज करते हैं। अ लाइन इज कनेक्टेड दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव शेप्स, मतलब एक से दूसरे शेप के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको यहाँ पर एरो डिफाइन करता है। फिर पैरेललोग्राम यहाँ पर डिफाइन करता है कहीं से इनपुट आ रहा है या फिर आउटपुट जा रहा है।
और एक रेक्टेंगल यहाँ पर प्रोसेस को डिफाइन करता है, एंड एट द लास्ट एक डायमंड यहाँ पर बताता है डिसीजन, मतलब कि डायमंड से हमको पता चलता है कि इफ दिस एल्स दिस, तो इफ एंड एल्स टाइप के डिसीजन डायमंड बताता है। फिर हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, ये भी पेपर में पूछा जाता है तो आप ये भी लिखेंगे प्रॉपर। सो फ्लो चार्ट में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, लॉजिक विजुअलाइज करने के लिए फ्लो चार्ट बहुत अच्छा है, बट लेकिन इसकी प्रॉब्लम, इसको बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि फ्लो चार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा अगर प्रॉब्लम बड़ी है, और जो प्रैक्टिकल साइज की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए भी फ्लो चार्ट कभी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। सेम चीज कॉम्प्लेक्स लॉजिक बिकम्स क्लटर्ड, अगर वही लार्ज इंट्रिकेट प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस है, तो उसके लिए फ्लो चार्ट नहीं बन सकता, बहुत ज्यादा कियोटिक हो जाएगा। सेकेंड इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई और अपडेट, और यहाँ पर कोड एंड टेक्स्ट बेस्ड एल्गोरिदम्स आर इजी टू एडिट, जो टेक्स्ट वाली कोड और टेक्स्ट वाली एल्गोरिदम्स है वो काफी इजी है एडिट करने में, बट जो डेवलपर्स को अगर कोई पार्ट ऐड करना है, रिमूव करना है, एक ही तो सिंगल स्टेप में पॉसिबल नहीं है किसी फ्लो चार्ट में। अगर मिडिल ऑफ द फ्लो चार्ट कुछ रिमूव या फिर ऐड करना है तो वो एक सिंगल स्टेप में पॉसिबल नहीं है। सेकेंड इज हाईली टाइम कंज्यूमिंग, सो फ्लो चार्ट्स को बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, जैसे कि एग्जैक्ट फ्लो को डिजाइन करना, देन जियोमेट्रिक शेप्स को यहाँ पर अप्लाई करना, फिर उसके बाद सबको अलाइन करना, प्रॉपरली कनेक्ट करना, एरोस को लगाना, इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है। थर्ड इज लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन डिटेल, और यहाँ पर प्रॉपरली फ्लो चार्ट्स के लिए कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि चीजें इसी फॉर्मेट में यहाँ पर कनेक्ट होंगी, कोई गवर्निंग रूल्स नहीं है कि कैसे वो फ्लो एग्जैक्टली जाएगा, यहाँ पर चीजें अपने हिसाब से हम चल रही है, चीजें एक यूजर अपने हिसाब से यहाँ पर डिफाइन करता है। फिर डिफिकल्ट टू रिप्रोड्यूस एंड शेयर, सेकंड थिंग, एक फ्लो चार्ट अगर एक सिस्टम में हमने डिजाइन किया है तो उसको दोबारा रिप्रोड्यूस करना भी बहुत ज्यादा टफ है, वैसे ही फ्लो चार्ट को। सेकंड थिंग, एक फ्लो चार्ट को हम इतनी इजीली शेयर भी नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे जो प्रोग्रामिंग होती है जनरली उसमें हम एक डेडिकेटेड आईडीज होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, बट यहाँ पर जो फ्लो चार्ट होते हैं इनके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर आते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसके थ्रू इनको प्रॉपर बनाया जाता है और देन उसी के थ्रू इनको शेयर किया जाता है। फिर हम आते हैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग की तरफ, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्रामिंग में हम कुछ बेसिक टॉपिक समझेंगे, और बहुत छोटे छोटे कोड्स अगर आपको समझ में आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड, सो यस, programming is the process of designing and building and executing computer program to accomplish specific computing result. तो प्रोग्रामिंग यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम स्पेसिफिक कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन करते हैं किसी स्पेसिफिक रिजल्ट को जनरेट करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। यस, तो यहाँ पर जो कंप्यूटर सिस्टम है, सीपीयू है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक सिग्नल समझता है, तो उसको एक टास्क देने के लिए हमको एक प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, और वो प्रोग्राम देन हम उस प्रोग्राम देन वो कमांड देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, देन उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके सीपीयू को देता है। हम अब देखते हैं कुछ कैटेगरीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। व्हाट आर द कैटेगरी? फर्स्ट पहले आती है लो लेवल कैटेगरी, सेकंड इज हाई लेवल। लो लेवल कौन सी लैंग्वेज होती है? जो एकदम हार्डवेयर के क्लोज होती है, मशीन के पास, ये ह्यूमन रीडेबल नहीं होती है, एक्चुअली रीडेबल होती है बट अंडरस्टैंडेबल नहीं होती है। पहली इसमें आती है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज लोएस्ट लेवल है जिसमें बाइनरी नंबर्स आते हैं 0101 और हेक्साडेसिमल्स भी आते हैं। सेकेंड इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या करती है? इंग्लिश निमोनिक्स यूज करती है शॉर्ट, बट ये एग्जैक्टली उन्हीं टर्म्स का यूज करती है जो डायरेक्ट यहाँ पर जिनको कंप्यूटर समझ सकता है, प्री डिफाइंड टर्म्स, जैसे कि मूव, AX, BX। तो इन सब के लिए कुछ फिजिकली कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्शन डिफाइंड होगा ऑलरेडी हमारे सीपीयू में। सो जैसे ही इन टर्म्स को यहाँ पर अप्लाई या फिर यूज किया जाएगा, सीपीयू को डायरेक्ट पता चल जाएगा क्या वर्क करना है। फिर यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो है जो प्रॉपर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, जिसको ह्यूमन राइट करता है, ह्यूमन रीड करता है। इंग्लिश कीवर्ड्स का यूज होता है, बहुत स्पेसिफिक जनरल कीवर्ड्स होते हैं, इसमें जनरल कीवर्ड्स होते हैं, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा पोर्टेबल होती है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जा सकते हैं। एंड इसमें कंपाइलर का यूज होता है प्रॉपर इसको हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट इज प्रोग्राम डिजाइन।
प्रोग्राम डिजाइन रेफर्स टू द स्ट्रेटेजिक अप्रोच टेकन बाय डेवलपर टू स्ट्रक्चर अ सॉफ्टवेयर, मतलब कि किस तरीके का स्ट्रक्चर एक सॉफ्टवेयर का, वो एक टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो कर रहा है या बॉटम टू अप डिजाइन को। हम इसको पहले डीप में देखते हैं। टॉप टू डाउन डिजाइन क्या है? द डेवलपर स्टार्ट्स with the massive complex main problem and break it into smaller problem. So top to down में लार्ज प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं एंड देन उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम से ब्रेक करते जाते हैं। और सेकंड इज बॉटम टू अप, जिसमें हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, सिंगल पार्ट से, देन उसको धीरे धीरे करके ग्रो करते जाते हैं। जैसे ये इसका एग्जांपल है, लाइक एक हम व्हील ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, देन व्हील ऑब्जेक्ट से इंजन क्रिएट करें, देन इंजन से एंटायर कार क्लास क्रिएट करें। ये इसका एग्जांपल है। एंड टॉप डाउन में एग्जांपल है जैसे कि बैंकिंग ऐप है, हम उसमें प्रॉपर ऐप खोलेंगे, फिर होम पेज, फिर उसके अंदर ट्रांजेक्शन, देन ट्रांजेक्शन के अंदर भी कुछ सब डिविजन्स होंगे। तो ये प्रॉपर एग्जांपल है टॉप टू डाउन डिजाइन का। फिर व्हाट इज अ प्रोग्राम पैराडिम? सो बेसिकली पैराडिम का मतलब होता है बेसिक स्टाइल एंड मेथडोलॉजी, मतलब कि किस तरीके से क्या मेथड यूज किया गया है उस प्रोग्रामिंग को करने के लिए। इसका पहला तरीका है मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग। ये बहुत ही ओल्डर स्टाइल है जिसमें एंटायर जो कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ कोड में कंप्लीट प्रोग्राम को लिखते थे। सेकेंड इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें क्या करते हैं हम, प्रोग्राम को स्मॉल फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। पूरा प्रोग्राम स्मॉल स्मॉल फंक्शंस में डिवाइड रहता है। सो द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, जिसको हम फंक्शंस या प्रोसीजर बोलते हैं। और इसका प्राइमरी फोकस होता है यहाँ पर लॉजिक के ऊपर, ना कि डेटा के ऊपर। और हमारा जो मोस्ट यहाँ पर एडवांस फॉर्म है प्रोग्रामिंग का, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर एक्चुअली प्रोग्राम में डिफरेंट हर चीज को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। और हर चीज को एक जितना भी डेटा या फंक्शंस होता है उस सब चीजों को एक ऑब्जेक्ट के अराउंड यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं और उस प्रोग्राम को कंप्लीट बिल्ड करते हैं। अब यहाँ पर हमको सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो डबल ओपी के रिलेटेड आएंगे। तो हम डबल ओपी में यहाँ पर देखते हैं क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है क्लास। व्हाट इज अ क्लास? क्लास क्या है? बेसिकली डबल ओपीएम में क्लास एक ब्लूप्रिंट है, मतलब कि क्लास डिफाइन करती है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डिफाइन करती है प्रॉपर। अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट। इट डिफाइंस द कॉमन प्रॉपर्टीज, डेटा वेरिएबल, बिहेवियर दैट द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट शेयर। तो ये बताती है कि एक क्या है, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बनाती है क्लास। उनके लिए कुछ क्या क्या उनके एट्रीब्यूट्स होंगे, मतलब वो क्या क्या डेटा प्रोसेस करेंगे, क्या क्या फंक्शंस उनके होंगे, ये सब एक क्लास में डिफाइन होता है। एक ब्लूप्रिंट होता है प्रॉपर। क्लास एक एक्चुअल मेमोरी कंज्यूम नहीं करती, ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए हम देखें, एक आर्किटेक्चरल जो फ्लोर प्लान होता है वो सब क्या होता है, प्रॉपर प्लान होता है घर का, और वो एक्चुअल हाउस नहीं है, उसमें कोई रह नहीं सकता। बस वो क्या है, डिजाइन है कि लाइक रूम्स कहाँ बनेंगे, किचन कहाँ बनेगी, प्रॉपर सारी चीजें कहाँ होंगी। सेकेंड थिंग इज ऑब्जेक्ट। नाउ ये क्या है, फिजिकल एंटाइटी है एक प्रोग्रामिंग में। सो ऑब्जेक्ट क्या है, फिजिकल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, रियल वर्ल्ड इंस्टेंस है क्लास का। मतलब उसको पहले हमने क्लास डिफाइन की और क्लास का एक रियल इंस्टेंस ऑब्जेक्ट होगा। जब एक हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं फिर कंप्यूटर उसको मेमोरी एलोकेट करता है। अ प्रोग्राम कैन इंटेंशिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ सिंगल क्लास, और एक क्लास से ही हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। फिर हम इसकी रियल वर्ल्ड एनालॉजी देखते हैं। इफ द क्लास इज द फ्लोर प्लान, क्लास क्या थी, हमारी फ्लोर प्लान थी। ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक्चुअल और फिजिकल हाउस होगा जो हमने उस प्लान से बनाया है। हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर क्लासेस का, C+ एग्जांपल। तो कोशिश करिएगा आप समझने की। सिंपल, हमने पहले क्या किया, क्लास डिफाइन की। क्लास क्या है, कार। वो उसका डेटा पूरा पब्लिक रहेगा। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्पीड इंटीजर है जो कि, एंड एक फंक्शन बनाया एक्सेलरेट। ठीक है, अब फिर मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्लास हमारी कार थी, उस कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होगा, माई होंडा। मतलब कोई माई होंडा नाम का ऑब्जेक्ट कुछ भी क्रिएट कर सकते थे, माई कार, माई बस, कुछ भी। एंड देन हमने उसको एक ऑब्जेक्ट को स्पीड प्रोवाइड की।
सो माई होंडा डॉट स्पीड इज इक्वल्स टू 80। मतलब कि जो कार क्लास है उसके लिए हमने क्या, कार एक क्लास थी जिसके अंदर हमने स्पीड डिफाइन किया था। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया मेन के अंदर और उसको क्या प्रोवाइड कर दिया, स्पीड प्रोवाइड कर दी। मतलब कार में हमने जो डिफाइन किया था वो हम ऑब्जेक्ट में वो चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। देन थर्ड इज इनकैप्सुलेशन। तो थोड़ा इसके नाम से ही समझ सकते हैं, कैप्स मतलब इसको पैक करना, किसी चीज को इनकैप्सूल करना। सो इनकैप्सूल इज द मैकेनिज्म ऑफ टाइटली रैपिंग डेटा वेरिएबल्स and the code that operates on the data functions together into single secure unit। so encapsulation में क्या होता है, सिंगल क्लास के अंदर मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के लिए हम डेटा प्लस फंक्शन इन दोनों चीजों को हम कंबाइन कर सकते हैं। मतलब उस ऑब्जेक्ट क्लास क्या करती है, डेटा और फंक्शन को एक ही साथ एक ही जगह पर स्टोर करती है। उसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन से यहां पर क्या होता है, data hiding. It acts as a protective shield. It prevents the outside or external code functions from directly accessing or altering the internal data। तो ये क्या करता है, क्लास के अंदर डेटा को पैक कर देता है, एनकैप्सुलेट करता है और उस क्लास के अंदर कोई एक्सटर्नल फंक्शन उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ क्लास के फंक्शन ही एक्सेस कर सकते हैं। फिर डेटा एब्स्ट्रैक्शन। So what abstraction basically does is it is the concept of hiding complex implementation detail। ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स डिटेल्स को यहाँ पर यूजर से हाइड करता है। जैसे कि अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, हम लिखते हैं सम ऑफ 5 नंबर्स, तो हमको फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा उसमें प्रॉपर सम मिलेगा। हमको यहाँ पर जो बैकग्राउंड किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है, क्या उसमें कोडिंग चल रही है, क्या बैकग्राउंड में चल रहा है, उन सब चीजों को यूजर से हाइड कर लेगा। दिस इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। जिससे क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करता है और यूजर को बैकग्राउंड ऑपरेशन से आइसोलेट करता है। फिर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, ये हम इसके नाम से पता चल रहा है कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं। सो इट इज द प्रोसेस बाय विच न्यूली क्रिएटेड चाइल्ड क्लासेस और डिराइव्ड क्लासेस ऑटोमेटिकली एक्वायर प्रॉपर्टीज ऑफ एग्जिस्टिंग पेरेंट क्लास। तो अगर हम क्या कर सकते हैं, हम एक नई क्लास बनाते हैं और उस क्लास में इनहेरिटेंस को अप्लाई करते हैं, तो जो उस ऑलरेडी जो क्लास बनी हुई है उसकी सारी प्रॉपर्टीज उस नई क्लास में आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हमको क्या यहाँ पर प्रॉपर एडवांटेज होगा, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब कि हम जो पुरानी यहाँ पर क्लास है उसके सारे फीचर्स यहाँ पर एक नई क्लास में यूज कर सकते हैं, हमको दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। 6th वन इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मीन्स, पॉली मीन्स मल्टी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म, ऐसे ही आपको लिखना है। सो मतलब कि यहाँ पर मल्टी फॉर्म इसका सीधा सा मतलब है। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या, डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स पॉली एंड मॉर्फ। इट इज द एबिलिटी ऑफ सिंगल फंक्शन या ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट टू टेक मल्टीपल फॉर्म। मतलब कि एक सिंगल फंक्शन या ऑपरेटर या ऑब्जेक्ट है, ये एक ही ऑब्जेक्ट या फंक्शन मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है एक ही प्रोग्राम के अंदर। दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम इनका डिफरेंस देखते हैं। क्वेश्चन आता है यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इनकी डिफरेंस हम देखते हैं दोनों में। पहले प्राइमरी फोकस, तो दिस इज हेविली फोकस ऑन फंक्शन, एल्गोरिदम एंड लॉजिक। तो जो पीओपी है ये कंप्लीटली यहाँ पर फंक्शंस और एल्गोरिदम के ऊपर फोकस्ड है, बल्कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पर फोकस है सिक्योरिटी के लिए। और फिर ऑब्जेक्ट के अंदर ही यहाँ पर डेटा और फंक्शंस आ जाते हैं। डिजाइन अप्रोच में टॉप टू डाउन फॉलो करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बॉटम अप को यूज करता है। डेटा सिक्योरिटी इसमें बहुत कम है पीओपी में, क्योंकि सारा डेटा यहाँ पर ग्लोबल रहते हैं सारे वेरिएबल्स। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी है, क्योंकि डेटा को सिर्फ क्लास की फंक्शंस यूज कर सकते हैं। फिर ओवरलोडिंग, तो ये ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता पीओपी, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑपरेटर फंक्शन ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है। और रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, सो पीओपी यहाँ पर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए यूज नहीं होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ पर प्रॉपर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। जो रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग है वो ओओपी को यूज करती है। फॉर हम लास्ट में इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर एक क्लास डॉग है तो फिर उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, नेम। मतलब कि कोई कुछ भी नेम हो सकता है डॉग का, शेरू, कालू, ईटीसी। बट
उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स क्या है, उसका डेटा मतलब उसकी कुछ हाइट होगी, उसका कुछ वेट होगा, उसका कुछ फूड होगा, एंड उसके ऊपर मेथड्स या फिर फंक्शन क्या होंगे, मतलब वो वॉक करेगा, बार्क करेगा, प्ले करेगा, ये सब। फिर हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। सो हमको बिल्कुल बेसिक बेसिक, अगर हमें सी प्लस की पहले से इंफॉर्मेशन नहीं है कुछ भी, तो हम यहाँ से समझेंगे, हमको बहुत बेसिक चीजें समझनी है, ऊपर ऊपर से क्या है सी प्लस। तो ऑब्वियसली सी प्लस प्लस एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके लिए एक प्रॉपर कंपाइलर यूज होता है सी प्लस के लिए। सी प्लस को हाई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको हम कंपाइलर की हेल्प से लो लेवल मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर कन्वर्ट करता है एंड देन चीज़ों को प्रोसेस करता है। तो इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स आते हैं जिनको हम देखते हैं। फर्स्ट इज अल्फ़ाबेट्स, तो इसमें अपर केस और लोअर केस दोनों अल्फ़ाबेट को ही सपोर्ट करती है। डिजिट्स 0 से 9। स्पेशल कैरेक्टर्स जिसमें हमारे ओब्वियसली प्लस माइनस, एस्ट्रिक, स्लैश, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये सब आते हैं। एंड वाइट स्पेसेस क्या हैं, जो ब्लैंक स्पेस है, टैब्स हम यूज करते हैं। न्यू लाइन कैरेक्टर, ये वाइट स्पेसेस हैं। टोकन्स क्या हैं, कुछ टोकन्स क्या, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यहाँ पर यूनिट है किसी भी प्रोग्राम की, सी प्लस प्लस प्रोग्राम की। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो सकती है इसकी, वो एक इंटीजर हो सकता है, वो एक मतलब एक कंप्लीट वर्ड उसमें आना चाहिए, कंप्लीट सिंबल आना चाहिए। तो 100 यहाँ पर एक कंप्लीट 100 आना चाहिए, कंप्लीट स्कोर है इक्वल टू। टोकन्स है, कीवर्ड, टोकन, आइडेंटिफायर। तो कीवर्ड इसमें क्या था, इंटीजर था। आइडेंटिफायर उसका स्कोर है, स्कोर बता रहा है कि वो है क्या इंटीजर। ऑपरेटर क्या यूज किया हमने, इक्वल टू, कांस्टेंट या फिर लिटरल 100। लिटरल क्या है एक्चुअली, लिटरल का मतलब होता है जो चीज एज इट इज, लिटरल होता है लिटरली, जो चीज जैसे है वैसे ही उसको रखो, मतलब 100 मीन्स 100। सो वो एक लिटरल है। फिर एक स्पेशल कैरेक्टर आएगा जैसे कि सेमीकोलन। फिर आगे हम देखते हैं प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो प्रेसिडेंस का यहाँ पर मतलब है जब एक ऑपरेटर में यहाँ पर मल्टीपल, मतलब एक प्रोग्रामिंग में मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, मल्टीपल सिंबल्स आ जाते हैं, तो फिर इनमें प्रेसिडेंस होती है, मतलब किसकी प्रेसिडेंस किससे ज्यादा होगी, किसी ज्यादा होगी, किसी से कम होगी। सो प्रेसिडेंस में जैसे हम देखें कि प्रायोरिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, वो एडिशन से उसकी ज्यादा प्रायोरिटी है। तो अगर हम एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें 10 + 5 × 2 आ रहा है, तो ये 5 × 2 को पहले मल्टीप्लाई करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी यहाँ पर प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो पहले प्रायोरिटी इसको देगा, देन 10 उसको ऐड करेगा। सेकेंड इज एसोसिएटिविटी, मतलब कि चीजें किस डायरेक्शन में लिंक हैं। जैसे कि एसोसिएटिविटी, जनरल एसोसिएटिविटी होती है, वो लेफ्ट टू राइट होती है, मतलब पहले लेफ्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे फिर राइट तक जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर पहले 20 से 4 को डिवाइड करेंगे, देन यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि हम इसको राइट से लेफ्ट की तरफ भी डिफाइन कर सकते हैं, दोनों टाइप से होती है। फिर एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर हम देखते हैं, जनरल प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसा दिखता है सी प्लस में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आईओ स्ट्रीम की जो यहाँ पर लाइब्रेरी होती है उसको इंक्लूड करते हैं। हैश इंक्लूड लिखने से कोई भी चीज इंक्लूड हो जाती है। सेकंड, हम यहाँ पर एक नेम स्पेस का यूज करते हैं। हम नेम स्पेस अपना खुद का ही बना सकते हैं, बट जनरली हम क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। सो नेम स्पेस स्टैंडर्ड यूज करते हैं। फिर मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं इंटीजर मेन लिखकर। मेन फंक्शन का काम यहाँ पर क्या होता है, ये एक्चुअली बताता है कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ये एक्चुअली सिर्फ C++ में ही होता है। सेकेंड, यहाँ पर फिर हम डिफाइन करते हैं सी आउट। सी आउट का मतलब होता है यहाँ पर कोई भी चीज हमको आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, आउटपुट प्रिंट करो। सो आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर स्पेशल सिंबल्स का यूज करते हैं। देन हमने यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास में इंजीनियरिंग फिजिक्स लिखा और उसको ये आउटपुट कर देगा। एंड रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम को बताते हैं कि हमारा प्रोग्राम एंड हो गया है, कोड एंड हो चुका है, सब कुछ नॉर्मल है, एंड आउटपुट प्रोड्यूस करो। फिर हम समझते हैं व्हाट आर डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स मतलब होता है यहाँ पर ये कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं जो यहाँ पर बताते हैं कि वो डेटा किस टाइप का है। हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, मतलब किस टाइप की वैल्यूज लेंगे ओवरऑल। सो फर्स्ट इज इंटीजर्स, इंटीजर टाइप का डेटा लेगा। सेकंड इज फ्लोट, फ्लोट क्या करेगा, डेसिमल लेवल का डेटा स्टोर करेगा, बट इसका प्रिसीजन कम है, सिंगल प्रिसीजन।
फिर आते हैं डबल्स। डबल में क्या होता है, ज़्यादा प्रिसीजन होता है, ये भी डेसिमल नंबर से है। कैरेक्टर्स हमारे जो सिंपल कैरेक्टर्स होते हैं ABCD। बूलियन इज ट्रू एंड फॉल्स, तो आप लोग इसको प्रॉपर ऐसे डिफाइन करेंगे। फिर आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक नेम होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं हमारे डेटा के, जैसे कि हमने यूजर एज, तो ये वेरिएबल है। फिर टेम्परेचर, सॉरी इंजन टेम्परेचर, तो ये इसका वेरिएबल है। सेक्शन कोड, पावर ऑन, तो ये क्या वेरिएबल्स हैं। ना व्हाट आर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या है, स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं यहाँ पर जो कि ऑपरेंड्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। ऑपरेंड्स क्या है, ऑपरेंड मतलब जिनके ऊपर हम जिस डेटा के ऊपर हम लोग ऑपरेशंस लगाते हैं, जैसे कि हम 5+3 कर रहे हैं, तो 5 और 3 ऑपरेंड है, इनके ऊपर हम चीजों पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, वही प्लस माइनस परसेंटेज। रिलेशनल में इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे कि एंड, और, नॉट, जोर। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे कि इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनको हम C प्लस में प्रॉपर यूज करते हैं। देन फिर आते हैं एक्सप्रेशंस। सो एन एक्सप्रेशन इज अ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स। तो इन सभी को जब ऊपर जितनी चीजें हमने देखी, इनको हम कंबाइन कर दें तो एक प्रॉपर एक्सप्रेशन बन जाएगा, जिसमें इंटीजर है, ऑपरेटर है, और प्रॉपर वेरिएबल कांस्टेंट सब कुछ है। फिर आते हैं स्टेटमेंट एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो फर्स्टली हम देखते हैं यहाँ पर सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स। हम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, एल्स, इफ एंड स्विच को। इफ एल्स क्या करते हैं, इफ का मतलब यदि, और एल्स का मतलब अगर ये नहीं तो ये। हम इसको एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। जैसे फर्स्टली हमने क्या किया, आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड किया, नेम स्पेस स्टैंडर्ड को, और मेन से हमारा फंक्शन यहाँ पर सॉरी प्रोग्राम चालू किया। देन उसके बाद हमने टेम्परेचर को डिफाइन किया 35, और कंडीशन लगाई कि अगर टेम्परेचर 30 से ऊपर जाएगा तो हमको आउटपुट में मिल जाएगा वेदर हॉट है, एल्स अगर नहीं है तो आउटपुट मिलेगा कि वेदर कूल है। इससे क्या हुआ, हमने डिसाइड किया इसको। नेक्स्ट इज इटरेटर्स। तो इटरेटर्स का मतलब होता है जो इटरेटिंग स्ट्रक्चर है, जैसे लाइक बार बार रिपीट होने वाले स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल व्हाइल लूप। व्हाइल लूप यहाँ पर क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो ट्रू है तो फिर क्या करेगा, वापस से सेम प्रोसेस को रन करेगा। फॉर एग्जांपल हमने वही आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड किया, नेम स्पेस लगाया, मेन फंक्शन लगाया। उसके बाद हमने क्या किया, काउंटर यहाँ पर डिक्लेयर किया, एक इंटीजर काउंटर है 1। देन वाइल को हमने यहाँ लूप को अप्लाई किया कि अगर जब तक काउंटर की वैल्यू 3 या 3 के इक्वल नहीं हो जाती तब तक क्या करो, काउंटर की वैल्यू इंक्रीज करते जाओ और हर बार काउंटर की वैल्यू हमें प्रिंट करके दो। तो क्या करेगा यहाँ पर, इनिशियली 1 3 से छोटा है तो फिर क्या करेगा, काउंट यहाँ पर काउंटर को प्रिंट करेगा, मतलब 1 को प्रिंट करेगा और देन उसको अपडेट कर देगा। फिर अपडेट करके क्या करेगा, 2 करके यहाँ सेव कर देगा। वापस से 2 3 से छोटा है तो 2 राइट करेगा, अपडेट कर देगा। फिर 3 3 के बराबर है तो 3 राइट करेगा, अपडेट कर देगा। फिर 4 बड़ा हो जाएगा तो लूप यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पर हमको 1 2 3 प्रिंट होकर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आता है आईओ ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। सो बेसिकली इसमें इनपुट आउटपुट में हम सी इन और सी आउट का यूज करते हैं। सी इन एंड सी आउट। सी आउट का हम यूज करते हैं प्रोग्राम आउटपुट प्रिंट करने के लिए और सी इन का यूज करते हैं यूजर इनपुट लेने के लिए। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर हमारी 2 यूनिट को फिनिश कर चुके हैं। अब हम आते हैं हमारी यूनिट नंबर 3 पर। ये है वापस ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिलेटेड है। हम पहले ही थोड़ा डबल ओपी को पहले देख चुके हैं तो सारी चीजें वापस से वैसे ही रिपीट होंगी तो आपका रिवीजन हो जाएगा। सो फर्स्टली हम देखते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे फुल्ली बनी हुई है। तो इसका काम है प्रॉपर रियल वर्ल्ड मॉडल्स को, रियल वर्ल्ड एंटिटी को यहाँ पर कंप्लीटली अपने प्रोग्रामिंग में अप्लाई करती है। हम पहले देखते हैं यहाँ पर व्हाट आर क्लासेस। क्लासेस हम पहले ही समझ चुके हैं। क्लासेस क्या होता है, यहाँ पर ब्लूप्रिंट होता है किसी भी यहाँ पर प्रोग्रामिंग में, जो क्या कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के लिए पहले से ही ब्लूप्रिंट है कि लाइक उसमें क्या डेटा होंगे, क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या उसके फंक्शंस होंगे, इन सब चीजों को डिफाइन करता है। उसका बिहेवियर कैसा होगा,
देन कम्स ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, वो फिजिकल एंटाइटी है, वो रियल वर्ल्ड एंटाइटी है जो यहाँ पर उस क्लास से डेराइव होकर आएगा। और ये जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है ये प्रॉपर मेमोरी भी स्पेस भी कंज्यूम करता है प्रोग्राम में। सो ये यहाँ पर एक जो क्लास है उससे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं एंड कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम सिंगल क्लास ब्लूप्रिंट। तो एक क्लास से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। देन अगर हम कोड एग्जांपल देखें यहाँ पर, सो बेसिक हमने आईओ स्ट्रीम का यूज किया, नेम स्पेस अप्लाई किया एंड देन उसके बाद हमने क्लास डिफाइन की। क्लास को हम डिफाइन करते हैं मेन फंक्शन के पहले। क्लास हमारी क्या थी, कार। हमने सभी चीज़ों को पब्लिक किया एंड देन हमने टॉप स्पीड नाम का एक यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया और एक फंक्शन बनाया वॉइड डिस्प्ले स्पीड, मतलब कि स्पीड को डिस्प्ले करो। एंड सी आउट में हमें टॉप स्पीड बतानी है किसी की। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर मेन में एक स्पोर्ट्स कार नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि रियल वर्ल्ड एंटाइटी है, और स्पोर्ट्स कार को हम स्पीड प्रोवाइड करेंगे। तो स्पोर्ट्स कार डॉट टॉप स्पीड, टॉप स्पीड पहले से ही डिफाइन है कि वो इंटीजर है और वो कार के पास ऑलरेडी होगी, तो इसलिए इसको हमने पहले ही क्लास में डिफाइन कर दिया और बाद में हमने उसको स्पीड को हमने कहाँ प्रोवाइड किया, उसके ऑब्जेक्ट में। फिर हम जैसे ही स्पोर्ट्स कार डॉट डिस्प्ले स्पीड फंक्शन को यहाँ पर इन्वोक करेंगे तो हमको यहाँ पर रिटर्न में क्या हो जाएगा, कार की जो टॉप स्पीड है वो प्रिंट होकर मिल जाएगी। काफी ज्यादा सिंपल था। सेकेंड इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। सो इसका क्वेश्चन जरूर आता है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का इंपॉर्टेंट है ये। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कुछ ऐसे यहाँ पर स्पेशल मेंबर फंक्शंस हैं जो अपने आप क्रिएट हो जाते हैं जब जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है। हम प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बन जाता है और डिस्ट्रक्टर अपने आप डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिलीट होता है। सो फर्स्टली कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्शन वो स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाते हैं ऑब्जेक्ट बनने हैं, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनते हैं। और ये क्या करते हैं, इट्स प्राइमरी पर्पज इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर एंड एलोकेट रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। तो ये क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के डेटा को यूज करते हैं और उसको नए रिसोर्सेज ऑब्जेक्ट को एलोकेट करते हैं। हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका जो नेम होगा वो एग्जैक्टली क्लास के जैसा ही होगा, सेम ही नेम होगा दोनों का। देन उसके बाद रिटर्न टाइप, मतलब ये किसी भी टाइप का रिटर्न टाइप नहीं देगा, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, किसी भी टाइप का रिटर्न नहीं देगा। एंड थर्ड थिंग इज, ये जनरली क्या होता है, पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं, मतलब क्लास के बाहर इसको डिक्लेयर करते हैं। देन डिस्ट्रक्टर क्या है, डिस्ट्रक्टर वही स्पेशल फंक्शन है, जस्ट इसका अपोजिट है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिस्ट्रॉय होगा तो वैसे ही ऑटोमेटिकली खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे क्या होगा, प्रोग्राम में मेमोरी फ्री हो जाएगी। इसका भी जो नाम है वो एग्जैक्टली सेम होगा और क्लास की तरह, बस ये क्या करेगा, टिल्ड का सिंबल यूज करेगा। क्लास के नेम के आगे XYZ एक टिल्ड का सिंबल लगाएंगे। हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं C++ में। सो बेसिकली हमने आईओ स्ट्रीम यहाँ पर इंक्लूड किया, हमने नेम स्पेस यहाँ पर स्टैंडर्ड यूज कर लिया। देन उसके बाद हमने क्लास डिफाइन की यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन और उसको पब्लिक कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाया। कैसे हमको पता चला, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम एकदम क्लास के जैसा ही होता है। सो क्लास यहाँ थी डेटाबेस कनेक्शन, सो कंस्ट्रक्टर भी डेटाबेस कनेक्शन है और ये हमको आउटपुट देगा क्या, कनेक्टेड। देन हमने यहाँ पर डिस्ट्रक्टर यहाँ पर डिफाइन किया, जिसमें क्योंकि हमने यहाँ पर टिल्ड का साइन यूज किया है तो हमको पता चल गया कि डिस्ट्रक्टर है। सो इसमें हमने डिस्कनेक्टेड ये सी आउट करेगा जब भी इसको हम कॉल करेंगे। अब हम मेन फंक्शन में जाके हमने क्या किया, एक डेटाबेस कनेक्शन में हमने डीबी नाम की क्लास बनाई। तो जैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पर, डीबी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ही डीबी यहाँ पर क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेंस एंड इट्स टाइप। तो हमें इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनहेरिटेंस में हम लोग क्या, जो नई क्लासेस हैं वो ऑलरेडी जो पहले से बनी हुई क्लास है उनकी प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर सकती हैं। सो हम इसको पहले भी देख चुके हैं। इट इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू जो चाइल्ड डिराइव्ड क्लासेस होती हैं ऑटोमेटिकली प्री एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टीज एक्वायर कर सकती हैं अगर हम उसमें इनहेरिटेंस का यूज करें। इनहेरिटेंस में भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस होती है, जैसे कि एक ही क्लास से डिराइव करके अगली क्लास में प्रॉपर्टीज को यूज किया। मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है, मतलब मल्टीपल क्लासेस की प्रॉपर्टीज एक क्लास में हमने इनहेरिट की।
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर बेस क्लास है और बेस क्लास से फिर अभी एक क्लास में इनहेरिट किया, फिर उसको उन दोनों क्लास का डेटा थर्ड क्लास में, फिर उन तीनों का फोर्थ में, ऐसे मल्टी लेवल। देन उसके बाद हायरार्किकल इनहेरिटेंस आता है, मतलब एक क्लास फिर उससे ऐसे मल्टीपल क्लासेस डिवाइडेड हैं, फिर उससे दो क्लास और डिवाइडेड है, ऐसे फ्लो चार्ट बन जाएगा। एंड एट द लास्ट हाइब्रिड, हाइब्रिड में इनमें से पांचों सॉरी चारों का में से सबका कॉम्बिनेशन होगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। देन फोर्थ पार्ट इज फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो बेसिकली ओवरलोडिंग का ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओवरलोडिंग एक प्राइमरी एक फीचर है यहाँ पर सी प्लस प्लस में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, यहाँ पर जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म लगा सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म कैसे, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या था यहाँ पर, जो एक ही ऑब्जेक्ट या फंक्शन या ऑपरेटर है उसको मल्टीपल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कंपाइल टाइम में लगा सकते हैं, मतलब जो हमारा कोड है वो कंपाइल जब हो रहा होगा तो उसी टाइम पे यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट या फंक्शन को यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा जो मल्टीपल फॉर्म में प्रेजेंट है। ये क्या कर सकता है, इट अलाउज डेवलपर टू डिफाइन मल्टीपल बिहेवियर फॉर सिंगल आइडेंटिफायर, मतलब एक ही आइडेंटिफायर के लिए बहुत सारे बिहेवियर हम डिफाइन कर सकते हैं। अब फंक्शन पहले हम देखते हैं, दो थे, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। पहले देखते हैं फंक्शन। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या है, हम क्या कर सकते हैं, एक कैटेगरी के लिए एक कंप्लीट एक ही फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और अगर उसके अंदर अलग अलग टाइप का वर्क हो रहा है लेकिन वो हम एक ही नेम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम इसको समझते हैं सबसे अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू। हमने क्या किया, आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी यहाँ पर इंक्लूड की, नेम स्पेस लिया, देन हमने क्लास डिफाइन की प्रिंटर और उसको पब्लिक कर दिया। हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया वॉइड प्रिंट, लेकिन इनपुट क्या लेगा, इंटीजर आई। सेकेंड क्लास हमने बनाई यहाँ पर वॉइड प्रिंट, ये भी सेम, सॉरी क्लास नहीं फंक्शन, तो दो फंक्शन है। पहला प्रिंट, दोनों प्रिंट फंक्शन है, दोनों क्या है, वॉइड है, बट एक इनपुट क्या ले रहा है, इंटीजर, दूसरा इनपुट क्या ले रहा है, डबल। तो ऐसे ही कंपाइल टाइम पे सी प्लस इनको डिफरेंशिएट कर देगा कि जो एक यहाँ पर फंक्शन है वो दूसरे से यहाँ पर अलग है। एक यहाँ पर इंटीजर इनपुट लेगा, एक यहाँ पर डबल इनपुट लेगा। तो जैसे ही हम प्रोग्राम को इंटीजर इनपुट लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, इंटीजर वाले फंक्शन को एक्टिवेट कर देगा। अगर डबल इनपुट देंगे तो डबल वाले फंक्शन को एक्टिवेट कर देगा। मतलब अल्टीमेटली हमारे फंक्शन का नाम तो सेम ही है लेकिन दोनों काम अलग अलग करेंगे। देन इसके बाद आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर्स को रीडिफाइन कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में अपने हिसाब से यूज करने के लिए। जैसे इसको हम एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। डायरेक्ट हम प्लस ऑपरेटर से दो मैट्रिक्स को कभी भी ऐड नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज करके सिंपली यहाँ पर मैट्रिक्स 3 इक्वल टू मैट्रिक्स 1 प्लस मैट्रिक्स 2, इनको यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ऑलरेडी 3 यूनिट्स देख चुके हैं। अब हम आ रहे हैं हमारी यूनिट नंबर 4 को। सो ये यूनिट जो है वो हमारी नेटवर्किंग रिलेटेड यूनिट है। इसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग है और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जैसे कि ISO OSI मॉडल या फिर जो TCP IP मॉडल, इनके बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो हम इनको देखते हैं। फर्स्टली हम आते हैं ISO OSI मॉडल पे। इसका फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इट्स इज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। सो इसको क्या है, इसका मतलब OSI मॉडल है ये, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और इसको ISO ने डिजाइन किया है। अगर मैं इसकी थोड़ा हिस्ट्री डिस्क्राइब करूं, इसको डिजाइन किया था एक्चुअली अमेरिकन मिलिट्री ने, ताकि ये लोग अपने कंप्यूटर्स पे कम्युनिकेशन कर सकें। इनको एक कॉमन फ्रेमवर्क चाहिए था। बट अभी ये क्या है, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बन गया है, क्योंकि इसी से हमने एक नया फ्रेमवर्क बनाया, डिराइव किया है TCP IP, जो काफी ज्यादा एडवांस और रिलायबल है। तो OSI ISO मॉडल क्या था, ये क्या एक स्टैंडर्ड रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स को अप्लाई करता था, जिनके थ्रू दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सके। फिर वो दो कंप्यूटर, दो डेस्कटॉप PC भी हो सकते हैं, वो एक सर्वर, एक नॉर्मल कंप्यूटर हो सकता है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर या नॉर्मल कंप्यूटर हो सकता है। सारे कंप्यूटर आपस में एक ही फ्रेमवर्क पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो OSI में यहाँ पर 7 अलग अलग लेयर्स थी या फिर 7 प्रोटोकॉल्स थे, जो कंप्यूटर्स को यहाँ पर अलग अलग नेटवर्क पर कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं।
फिर चाहे उनका कुछ भी हार्डवेयर हो, किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर हो, अगर वो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करता है तो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इनकी ओएसआई की लेयर क्या है? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर एंड एट द लास्ट सेशन लेयर। और टीसीपी आईपी में क्या आती है? 4 लेयर आती हैं, जिससे मैं नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एट द लास्ट एप्लीकेशन लेयर। एक एक करके हम सारी लेयर्स को देखते हैं, क्योंकि हमको आंसर में सभी लेयर्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब हम एक एक करके इन सातों लेयर्स को देखते हैं। तो आपको ये सातों की 7 लेयर को लर्न करना है इसी सीक्वेंस में। और इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूं, अगर आप चाहें तो उसको याद कर सकते हैं, लेयर्स को याद करने के लिए। सिंपल इसकी शॉर्ट ट्रिक है, प्लीज डू नॉट थ्रो sausage pizza away. So please do not throw sausage pizza away. इसका मतलब है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो आप इस निमोनिक से ऐसा कुछ इसको साथ में ही एक साथ सातों लेयर को सीक्वेंस में लर्न कर सकते हैं। फिर हम इसमें पहले देखते हैं यहाँ पर फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर क्या करती है? ये कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस को यहाँ पर देखता है, जैसे कि जो फिजिकल लेयर में क्या क्या चीजें आती हैं, हमारे फिजिकल केबल्स हो गए, राउटर्स, मॉडेम, या फिर जो फिजिकल नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, स्विचेस, हब्स, ब्रिज, गेटवे, ये सब कुछ फिजिकल लेयर में आता है। सेकंड लेयर इज डेटा लिंक लेयर। ये क्या करती है? लिंक क्रिएट करती है किसी दो सिस्टम के बीच में। ये क्या करती है? मैक लेयर, एक्चुअली मैक एड्रेस लेयर पे काम करती है। तो इसका काम है कि जो हम एक डिवाइस से दूसरे में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इस डिवाइस में जो मैक है, इस डिवाइस के मैक के साथ कम्युनिकेट करे, दोनों डिवाइसेस के मैक एड्रेसेस को हैंडल करती है, ताकि डेटा एग्जैक्ट सही जगह पर पहुंचे। ये क्या करती है? डेटा को रॉ बिट्स और लॉजिकल फ्रेम में कंबाइन करती है और मैक एड्रेसिंग को हैंडल करती है। थर्ड इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या काम है? यहाँ पर जो फिजिकल एक नेटवर्क है हमारा, जो इंटरनेट का, जिसमें केबल्स, राउटर्स, बहुत सारे पाथवेज, सी रूट्स, बहुत सारे रूट्स आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे डेटा को प्रॉपर पाथ चाहिए नेटवर्क लेयर में। तो एक सिस्टम से दूसरे कनेक्ट सिस्टम तक जाने के लिए एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर पाथ चाहिए। तो नेटवर्क लेयर क्या करता है? उस पाथ को फाइंड करता है, उस पाथ को डिसाइड करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कनेक्ट करने के लिए। तो ये डेटा पैकेट्स को राउट करता है प्रॉपर सही पाथ पे अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स। और इसमें क्या करता है? आईपी एड्रेस का यूटिलाइजेशन करता है। आईपी एड्रेस के बेस पर ये सही डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंचाता है। देन इस ट्रांसपोर्ट लेयर, ये क्या करता है? इंश्योर करता है कि रिलायबल डेटा ट्रांसफर हो। और ये क्या करता है? डेटा रिकवरी अगर होनी हो, अगर डेटा लॉस हो जाए, सेगमेंटेशन होना है, और डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है ओवर द कैसे टीसीपी एंड यूडीपी मॉडल, मतलब ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। किस प्रोटोकॉल पे डेटा जाना है उसको ही हैंडल करता है। फिर सेशन लेयर, दो सिस्टम कम्युनिकेट करेंगे तो उनके बीच में एक सेशन मेंटेन करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। तो ये सब काम सेशन लेयर करता है। देन प्रेजेंटेशन लेयर, अब ये क्या करता है? डेटा को स्पेसिफिक वे में नेटवर्क को प्रेजेंट करता है, जैसे कि उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होगी, इंक्रिप्शन कैसे होगा उस डेटा का, डिक्रिप्शन कैसे होगा, कंप्रेशन क्या होगा उनके बिट्स में। ये सब प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। एंड लास्ट वन इज एप्लीकेशन लेयर, जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट करता है। तो ये वो एप्लीकेशन है, वो ऐप है जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम डेटा सेंड करने का काम करते हैं, या फिर हम किसी टाइप की वेबसाइट या वेब ब्राउजिंग जिसके थ्रू करते हैं। सो इट प्रोवाइड नेटवर्क सर्विसेज टू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। वही सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि HTTP का यूज करके ये हमारी साइट्स को यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। देन सेकेंड मॉडल इज TCP/IP मॉडल, मतलब कि ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। तो ये OSI क्या था? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था। एक्चुअली OSI कंप्लीटली यहाँ पर थ्योरेटिकल नहीं है, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स प्रॉपर इसका यूज करते हैं अभी भी। एंड देन फिर हम आते हैं TCP/IP पर। ये एक प्रैक्टिकल मॉडल है जो हमारा मॉडर्न इंटरनेट सिस्टम है, इसी का यूज करता है। और इसमें 7 लेयर्स को 4 लेयर में कंबाइन कर दिया है। चारों लेयर देखते हैं। फर्स्ट इज नेटवर्क एक्सेस लेयर।
ठीक है। ये क्या है, इसमें फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर ओएसआई के दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो ये क्या करता है कि सेम एड्रेस पर यहाँ पर फिजिकल राउटिंग और मैक एड्रेस दोनों ही चीजें एक साथ हैंडल करता है, फिजिकल राउटिंग प्लस मैक एड्रेस। इंटरनेट लेयर ये एक्चुअली ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर ही है, जिसका काम है यहाँ पर डेटा को, पैकेट्स को प्रॉपर राउट करना आईपी एड्रेस का यूज करके। ट्रांसपोर्ट लेयर ये क्या करता है, यहाँ पर ये ओएसआई मॉडल का ही ट्रांसपोर्ट लेयर है, जो देखता है यहाँ पर कि डेटा प्रॉपर पहुंच रहा है, उसकी रिकवरी अगर करनी है, एरर हैंडलिंग करना है, या फिर किसी प्रोटोकॉल को देखना है जैसे कि टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल, किसके थ्रू डेटा यहाँ पर जा रहा है। फिर लास्ट में आती है एप्लीकेशन लेयर, जो तीन चीजों को कंबाइन करती है। ये सेशन को कंबाइन करती है, प्रेजेंटेशन प्लस एप्लीकेशन, तीनों को एक साथ अप्लाई करके हमें एक एप्लीकेशन लेयर मिलती है। फिर अवर थर्ड टॉपिक फॉर दिस यूनिट इज डिफरेंट थ्रेट्स टू कंप्यूटर नेटवर्क। सो कंप्यूटर नेटवर्क्स को क्या क्या थ्रेट हैं, तो थ्रेट, पहले तो थ्रेट्स क्या होते हैं, थ्रेट ऐसे मैलिशियस एक्ट होते हैं जो किसी कंप्यूटर को या फिर किसी कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करे, डिनाई करे, डिग्रेड या डिस्ट्रॉय करे इंफॉर्मेशन को। इसको हम यहाँ पर थ्रेट्स कहते हैं। तो थ्रेट्स की भी अलग अलग टाइप है, तो सारे टाइप को देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज मेलवेयर। मेलवेयर क्या होता है, कुछ ऐसे मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को डैमेज करने के लिए और अनऑथराइज्ड एक्सेस को गेन करने के लिए यूज होते हैं। वायरसेस कुछ ऐसे कोड होते हैं, स्मॉल कोड होते हैं जो फाइल्स के साथ अटैच हो जाते हैं, दूसरी फाइल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, ये फैलते हैं प्रॉपर। सो दीज आर एग्जीक्यूटेड बाय ह्यूमन यूजर, मतलब कि हमने एक इन्फेक्टेड फाइल डाउनलोड कर ली, हमारे सिस्टम ने अगर हमें वार्निंग भी दी कि इसमें कुछ वायरस हो सकता है, बट हमने वो डाउनलोड कर ली, या कोई लिंक पर क्लिक कर लिया जिससे वायरस आ गया, तो ये ह्यूमन एक्शंस के थ्रू आता है। और फिर ये क्या करेगा, ह्यूमन एक्शन से ही ये स्प्रेड करता है। मतलब अगर वो फाइल हमने किसी और को भेज दी तो उसके साथ वायरस उसके सिस्टम में भी पहुंच जाएगा। ठीक है। और ये क्या करता है कि फिर जो वल्नरेबिलिटीज होती है सिस्टम में उनको ढूंढता है और यहाँ पर सिस्टम को फिर डैमेज करता है। वर्म्स क्या करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर है, जो एक बार सिस्टम में आते हैं तो वापस से वो सिस्टम में रेप्लिकेट करते जाते हैं ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ साथ ही। और ये क्या करते हैं, ये भी वल्नरेबिलिटीज को ही हंट करते हैं एक नेटवर्क के अक्रॉस। अगर आप एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड हैं तो वर्म्स और भी सिस्टम में यहाँ पर फैल सकते हैं और बहुत ज्यादा ही बैंडविड्थ कंज्यूम कर लेते हैं। मतलब क्यों, क्योंकि एक ही नेटवर्क है, उसी नेटवर्क पे यहाँ पर डेटा ट्रांसफर होना है, बट अगर वर्म्स क्या करें उस नेटवर्क पे फैल जाए तो सारा डेटा की जगह ही वर्म्स कंज्यूम कर लेंगे। देन ट्रोजान क्या होते हैं, यहाँ पर बैकडोर का काम करते हैं, जैसे कि अगर ये आपके सिस्टम में आ जाए तो एक हैकर को आपका सिस्टम एक्सेस करने में हेल्प करते हैं। स्पाईवेयर क्या होते हैं, सीक्रेटली हैकर्स इनको यूज करते हैं हमारे सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए, जैसे कि पासवर्ड मॉनिटर करने के लिए, हम कब लॉग इन कर रहे हैं, हमारे क्रेडेंशियल्स क्या हैं। एंड डिनायल ऑफ सर्विस, डीडॉस, तो इसी के लिए बेसिकली आज का सिस्टम क्या होता है, जो कैप्चा का यूज करता है। मतलब कि ये क्या करता है, जिसमें एक जो अटैकर्स होते हैं वो फेक अकाउंट्स या बॉट की हेल्प से किसी सर्वर को फ्लड कर देते हैं, बहुत सारे उस पर ऊपर बॉट लॉग इन करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है सर्वर इस लोड को हैंडल नहीं कर पाता और वो फिर हमको आउट ऑफ सर्विस या क्रैश या फिर सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग ऐसे साइंस को शो करता है। एट द लास्ट इज मोस्ट फेमस ईमेल स्पूफिंग एंड फिशिंग, जैसे कि हम ईमेल या किसी लिंक पर क्लिक करना और देन फिर एक लिंक होगी जो हमारे सिस्टम का एक्सेस कर लेगी, सिस्टम को एक्सेस कर लेगी एंड देन यहाँ पर थेफ्ट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट इज ई कॉमर्स। ठीक है, यहाँ पर ई कॉमर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर। सो इट इज द एक्चुअली ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मतलब कि जो बिजनेस एक्टिव ऑनलाइन मेथड के थ्रू यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करना इंटरनेट के थ्रू। और इसके थ्रू क्या होता है कि चाहे किसी भी कोई भी जियोलॉजिकल लिमिटेशंस नहीं होती किसी भी टाइप की, इंटरनेट ये अगर इंटरनेट अवेलेबल है तो आप ई कॉमर्स का बिजनेस कहीं से भी कर सकते हैं। अब इसके मॉडल्स क्या क्या हैं ई कॉमर्स के, 4 मॉडल्स हैं बहुत बेसिक, हमने शार्क टैंक में देखे हैं ये मॉडल। पहला है B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब दो बिजनेस आपस में यहाँ पर सर्विसेज को एक्सचेंज करें, जैसे कि एक बल्क टायर मैन्युफैक्चर एंड रबर मैन्युफैक्चर। तो रबर बल्क में टायर मैन्युफैक्चर को सप्लाई करेगा, देन टायर कार मैन्युफैक्चर को सप्लाई करेगा, तो B2B बिजनेस। B2C बायर टू कस्टमर, जो हम डायरेक्ट कंपनीज की वेबसाइट से प्रोडक्ट लेते हैं। C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर,
मतलब ये लाइक OLX जैसे प्लेटफॉर्म, कंज्यूमर ही किसी कोई चीज दूसरे कंज्यूमर को सेल कर रहा है। एंड एट लास्ट कंज्यूमर टू वायर, जैसे कि कंज्यूमर अपनी इंडिविजुअल सर्विसेज को वायर्स को कंपनीज या बिजनेसेस को सेल करे। जैसे कि फ्रीलैंसिंग, कोई अगर कोई ग्राफिक डिजाइन कर रहा है, लोगो डिजाइन कर रहा है, ऐप डिजाइन कर रहा है और वो कंपनीज को शेयर कर रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो फिर हमने यहाँ पर अपने हमारी 4 यूनिट का फिनिश कर लिए, काफ़ी अच्छे से हमने उनको समझा है। अगर आपको किसी टाइप का डाउट है या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। हम 4 यूनिट्स फिनिश कर चुके हैं एंड एट द लास्ट हम लोग हमारी यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 5 में 2 पार्ट हैं। पहला है इसका पार्ट DBMS एंड सेकेंड पार्ट है इसका क्लाउड। सो दोनों को हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं DBMS से। व्हाट इज DBMS? DBMS इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक हाईली कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है जिसको डेटा को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। इसमें हम डेटा को सिक्योरली स्टोर कर सकते हैं, डेटा रिट्रीव कर सकते हैं और मास डेटा को मैनेज कर सकते हैं। This is a complete functional DBMS environment is traditionally broken down into 5 major components। तो एक ट्रेडिशनल DBMS में क्या है, 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं, सबको हम देखते हैं। फर्स्ट इज हार्डवेयर। ठीक है, हम इसको इजीली समझ सकते हैं। अगर हम DBMS में डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो कहीं फिजिकली स्टोर करना पड़ेगा। इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर स्टोरेज हार्डवेयर की, जैसे जिसमें SSDs, हार्ड ड्राइव्स आती हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, सेकेंडरी स्टोरेज, और नेटवर्किंग केबल्स होती हैं जो यहाँ पर हमारा स्टोरेज सिस्टम होता है उससे सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए। इसमें रेड अरेज भी लगती हैं, रिडंडेंसी अरेज, जो कि हमको बैकअप प्रोवाइड करती हैं। तो इनके थ्रू हमको मतलब नेटवर्किंग केबल के थ्रू हम इनसे कनेक्ट करते हैं। एंड देन CPU प्रोसेसर्स लगते हैं जिसके थ्रू हम प्रॉपर इस डेटा को प्रोसेस भी करते हैं। सेकेंड इज सॉफ्टवेयर पार्ट। सॉफ्टवेयर पार्ट क्या है? वो DBMS का एक्चुअल सिस्टम है यहाँ पर। ओके, थोड़ा हाँ। सो ये एक्चुअल DBMS का सॉफ्टवेयर है, जैसे कि MySQL, Oracle DB, MongoDB एंड Microsoft SQL सर्वर, ये इसके सॉफ्टवेयर हैं। और एक्चुअली यही एग्जैक्टली कमांड सेंटर है, इन्हीं के साथ यूजर्स डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है और एग्जैक्टली पूरे डेटाबेस सिस्टम को डिजाइन करता है। देन डेटा, 2 पार्ट हमने देख लिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। थर्ड इज डेटाबेस का पार्ट डेटा ही हुआ। तो डेटा वो फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन है जो डेटाबेस में स्टोर है। इसमें भी 2 टाइप का डेटा होता है। फर्स्ट इज ऑपरेशनल डेटा। ऑपरेशनल डेटा कैसा? एग्जाम्पल के लिए हमने इमेजेस स्टोर कर रखे हैं, म्यूजिक स्टोर कर रखे हैं। बट सेकेंड डेटा है मेटा डेटा, मतलब कि द डेटा अबाउट डेटा। जैसे हम हमारे फोन में देखते हैं इमेजेस के साथ कुछ डेटा होता है, उसका टाइम क्या था, लोकेशन क्या थी, कैमरा के क्या फीचर्स थे, उसका साइज क्या है, ये मेटा डेटा है, मतलब कि डेटा के बारे में भी डेटा। एंड देन यूजर्स। सो यूजर्स तो हम हैं, इंडिविजुअल यूजर्स जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसमें 2 टाइप की यूजर हैं। फर्स्टली इसमें है एंड यूजर, जो एंड यूजर एट द एंड सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं, जैसे कि कस्टमर हम अपने बैंक का बैलेंस चेक करता है। एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, जो कि इस सॉफ्टवेयर को राइट करते हैं, उस एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। एंड या इसमें थर्ड पार्ट भी है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBA। ये वो IT प्रोफेशनल्स होते हैं जो सिस्टम को डिजाइन करवाती हैं और एंटायरली इसको मैनेज करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डेटा इंडिपेंडेंस एंड DBA, मींस डेटा इंडिपेंडेंस एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। फर्स्ट, व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस? सो इन ट्रेडिशनल ओल्डर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स, द फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा एंड द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू एक्सेस इट वेयर टाइटली टेंगल्ड टुगेदर। तो पहले क्या था, जो DBMS, एक्चुअल DBMS सिस्टम के पहले ही जो ओल्डर सिस्टम्स थे उसमें क्या था, डेटा और डेटा का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है और जो फिजिकल इसका डेटा का स्कीमा ही बहुत ज्यादा इंटेंगल्ड रहता था। यहाँ पर डेटा यहाँ पर फिजिकल ओरिएंटेशन से फ्री नहीं था बिल्कुल भी। तो अगर हमको कोई नए हार्ड ड्राइव या फिर SSD इंस्टॉल करनी है तो एंटायरली हमको स्कीमा यहाँ पर नए हार्ड ड्राइव के लिए डिफाइन करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने पड़ेंगे, डेटा में चेंजेस करने पड़ेंगे, डिजाइन में चेंजेस करने पड़ेंगे, तब हम उसको दोबारा अपग्रेड कर सकते हैं, नए हार्ड ड्राइव पे उस सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकेंड इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। सो
द एबिलिटी टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस विदाउट हैविंग टू रीराइट, मतलब कि हम बिना अपने एक्चुअल डेटा के साथ कोई भी मॉडिफिकेशन किए डायरेक्ट यहाँ पर डेटा का जो स्कीमा है, उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से वो डेटा यहाँ पर किस फ्लो में स्टोर होगा, उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि लाइक एग्जांपल, अगर एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ईमेल अगर कॉलम ऐड करना है, तो उसको प्रॉपर बिना स्टूडेंट ग्रेड्स या अदर डेटा को चेंज किए हुए बिना डायरेक्टली हम एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। फिर फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं यहाँ पर बिना फिजिकल स्ट्रक्चर को अफेक्ट किए। लाइक एग्जांपल, अगर हमको डेटाबेस में हार्ड ड्राइव को इंस्टॉल करना है, या फिर हार्ड ड्राइव की जगह हार्ड ड्राइव को एक्चुअली हटा एक सॉलिड स्टेट ड्राइव को इंस्टॉल करना है, सिंपल हम हार्ड ड्राइव का डेटा एसएसडी में कॉपी कर सकते हैं। हम किसी भी टाइप का यहाँ पर कोड बेस में या डेटाबेस में चेंजेस नहीं करने हैं, डायरेक्ट हमको कॉपी करना है और यहाँ पर नए हार्डवेयर को हम यूज कर सकते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डिफाइन डेटाबेस, क्वेश्चन आता है डेटाबेस डीबीएमएस, व्हाट इज डीबीएमएस एंड व्हाट इज डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। सो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज बेसिकली एन आईटी प्रोफेशनल होता है जो इस एंटायर एक कंपनी में या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में इस डेटाबेस को मैनेज करता है। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, तो स्कीमा डेफिनेशन, मतलब कि ये डिफाइन करता है ओरिजिनल जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर, टेबल, एक लॉजिकल फ्लो कैसा होगा। ऑथराइजेशन, ये डेटाबेस को एक्सेस करने मतलब परमिशन ग्रांट करता है डेटाबेस को एक्सेस करने का, जैसे कि अगर स्टूडेंट है तो उसको किस चीज़ का एक्सेस होगा, टीचर को किस चीज़ का एक्सेस होगा, प्रिंसिपल को किस चीज़ का एक्सेस होगा, ये एक्सेस डिफाइन करता है। मेंटेनेंस, रेगुलर डेटाबेस में मेंटेनेंस करना होता है, जैसे कि स्लो क्वेरीज को मॉडिफाई करना, एरर फाइंड आउट करना, नए सिक्योरिटी पैचेस को अप्लाई करना एंड बैकअप रिकवरी। सो ये इंश्योर करता है यहाँ पर कि डेटा डेली बैकअप हो, जैसे कि रेड सिस्टम्स के थ्रू रिडंडेंस, यहाँ पर रिडंडेंसी सिस्टम्स यूज किए जाते हैं ताकि डेटा प्रॉपर यहाँ पर बैकअप रहे। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं व्हाट आर डीडीएल एंड डीएमएल कमांड्स, इससे रिलेटेड भी प्रॉपर क्वेश्चंस आते हैं। सो DDL इज एक्चुअली क्या है, SQL कमांड्स है DDL एंड DML कमांड्स, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कमांड। तो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या करती है, हमको हमारे जो DBMS और एक्चुअली जो मेन डेटाबेस है उसको लिखने के, उसको बनाने के काम आता है, इनका ही हम यूज करते हैं। तो इनको दो कैटेगरीज है इनकी। पहली कैटेगरी है DDL कैटेगरी, विच इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसको कौन यूज करता है, DBA करता है, डेटा को डिफाइन करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, मैनेज करने के लिए, लाइक टेबल, स्कीमा, इंडेक्सेस बनाना। और जो DBMS की ब्लूप्रिंट्स को डिजाइन करना है उसको उसके लिए इसको DBA यूज करता है DDL को। DDL और DML के साथ इनकी कमांड्स भी आती हैं लिखने के लिए। सो कुछ DDL कमांड्स को हम देखते हैं। क्रिएट कमांड, ये न्यू डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, नई टेबल्स को क्रिएट करने के लिए हेल्प होता है। सिंटेक्स डेटा, जैसे कि हम क्रिएट टेबल, अगर इस कमांड को यूज करेंगे तो एक टेबल क्रिएट कर देगा। अल्टर कमांड को हम यूज करते हैं न्यू कॉलम्स को ऐड करने के लिए, न्यू डेटा टाइप को ऐड करने के लिए या चेंज करने के लिए। ड्रॉप कमांड को हम यूज करते हैं परमानेंट डिलीट करने के लिए टेबल्स और डेटाबेस को। और ट्रंकेट का हम लोग यूज करते हैं कमांड दैट रिमूव्स ऑल डेटा रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल इंस्टेंटली, मतलब टेबल्स में से डेटा रिकॉर्ड हटा देगा और टेबल को वैसे ही रखेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं DML कमांड्स। सो जो DML कमांड्स हैं इनका यूज करते हैं एक्चुअली यूजर्स और यूजर एप्लीकेशंस जो होती हैं, ये इसका यूज करती हैं डेटाबेस में चेंजेस करने के लिए, जैसे कि डेटा को रिट्रीव करना, कुछ इंसर्ट करना, मॉडिफाई करना एंड एक्चुअल डेटा रिकॉर्ड्स स्टोर्ड बिटवीन द स्टेबलाइज्ड टेबल्स के अंदर डेटा रिकॉर्ड है उसको मॉडिफाई करना, उसको मैनेज, एक्चुअली मैनेज नहीं करना, उसको चेंज करना। सो बेसिकली मैं बेसिकली अगर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो अगर एक डेटाबेस है तो उस डेटाबेस को मेन उसका एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज करेगा। बट जैसे यूजर एप्लीकेशन, अगर बैंकिंग एप्लीकेशन है या फिर हम एक फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उस फॉर्म के अंदर हम एडिशनल डेटा क्रिएट करते हैं। जैसे उसमें DBA ने डेटा ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि उसमें अगर फॉर्म भर रहे हैं तो नेम, फोन नंबर, एज या फिर ईमेल आईडी, ये सब इंफॉर्मेशन आएगी। बट उस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, उस फॉर्म के थ्रू ऐड कर सकते हैं। तो हम सिंपल सारी इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे और उस डेटा को ऐड कर देंगे। तो ये कमांड्स वो एप्लीकेशन है, ऐप यूज करते हैं
जो DBMS ऐप से कनेक्टेड है और उसको जो ये मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या कमांड्स होती हैं? सिलेक्ट क्या करता है? रिट्रीव स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन से डेटा रिट्रीव करता है। इंसर्ट क्या करता है? नई रो ऑफ डेटा न्यू रिकॉर्ड डालता है टेबल में। एंड अपडेट ये क्या करता है? एग्जिस्टिंग मॉडिफाइज एग्जिस्टिंग प्रीवियसली इंसर्टेड डेटा, जो एग्जिस्टिंग या पहले डेटा डाला गया उसको मॉडिफाई करता है। और डिलीट क्या करता है? स्पेसिफिक रोज फ्रॉम अ टेबल डिलीट करता है गिवन कंडीशन के ऊपर। सो अब यहाँ पर हमारा फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। हम उसको डेप्थ में देखते हैं क्योंकि इस यूनिट में क्लाउड कंप्यूटिंग से प्रॉपर क्वेश्चन आता है। क्लियरली क्लाउड कंप्यूटिंग से क्वेश्चन आएगा जिसमें ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड सर्विस डिलीवरी मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो हम पहले देखते हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। सो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस ओवर द इंटरनेट। कंप्यूटिंग सर्विस लाइक हम यहाँ पर ऑन डिमांड ओवर द इंटरनेट सर्वर यूज कर सकते हैं, मैसिव स्टोरेज यूज कर सकते हैं, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग सिस्टम, प्री बिल्ट सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवर द क्लाउड। तो उसमें क्या है, इंस्टीड ऑफ जो इन सब चीज़ों को परचेज नहीं करना पड़ता, फिजिकल डेटा को मेंटेन नहीं करना है, फिजिकल यहाँ पर डेटा सेंटर्स को मेंटेन नहीं करना है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, यहाँ पर सिंपली इन सब चीज़ों को रेंट आउट कर सकती हैं और सब्सक्रिप्शन बेसिस पे पे एज यू गो मॉडल पर, मतलब जितना यूज करो उतना पे करो, ऐसे मॉडल्स पर इनको ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर यूज करते हैं। और ये इनको प्रोवाइड कौन करता है? इनको ग्लोबल जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो इनको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अमेजॉन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट अजोर एंड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, इनको ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस में फर्स्टली कॉस्ट एफिशिएंसी, केपेक्स टू ओपेक्स, मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर टू ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें एक्चुअली क्या होता है, कंपनीज जो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हार्डवेयर सिस्टम या फिर मैसिव सर्वर, स्टोरेज सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, कंप्यूटिंग सिस्टम, इस पे खर्च करने की जगह वो क्या करता है, इसको एज ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जितना वो यहाँ पर पे करें, जितना यूज करेंगे उतना ही एग्जैक्टली पे करेंगे, उस सिस्टम को परमानेंटली ओन नहीं करेंगे। सेकेंड इज मैसिव स्केलेबिलिटी। इस सिस्टम में यहाँ पर स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो अगर यूजर जब चाहे वो यहाँ पर क्या कर सकता है, अपनी सर्विसेज को तुरंत ही एक्सपेंड कर सकता है। बस उसको अपना प्लान या सब्सक्रिप्शन अपग्रेड करना पड़ेगा, उसको मोर कंप्यूटेशनल पावर, मोर स्टोरेज इजीली मिल सकती है, उसको कोई फिजिकल सिस्टम पे यहाँ पर अपग्रेड नहीं करना है। एंड एक्सेसिबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी। इसमें डेटा लॉस्ट का भी कोई यहाँ पर चांसेस नहीं है, बिकॉज अगर इंटरनेट अवेलेबल है तो उस डेटा को कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। एंड अगर किसी टाइप का डिजास्टर हो जाता है तो इस सर्वर कंपनीज जो होती हैं वो एक डेटा को मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर करके रखती हैं। तो अगर एक सर्वर डैमेज होता है यहाँ पर वो डेटा मल्टीपल सर्वर्स पर सेव रहेगा। एंड डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेजेस में टोटल इंटरनेट डिपेंडेंसी, मतलब कि ये क्लाउड सिस्टम अगर इंटरनेट नहीं है, आईएसपी शटडाउन है, अगर आपका नेट शटडाउन है तो आप क्लाउड से एक्सेस खो देंगे अपना। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, क्योंकि जो मैसिव कॉर्पोरेट डेटा होता है वो क्लाउड पर स्टोर होता है थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर पे। अगर इसके ऊपर किसी भी टाइप का डेटा ब्रीच, सिक्योरिटी अटैक होता है, साइबर अटैक, तो इससे क्या हो सकता है, डेटा ब्रीच हो सकता है, वो डेटा लीक, सेंसिटिव डेटा लीक हो सकता है। तो वैसे फिजिकली अब ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि क्लाउड सिस्टम बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं, बट फिर भी ये इसका एक डिसएडवांटेज है। एंड वेंडर लॉक इन, तो अगर एक कंपनी क्या है अपना एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर एक ही कंपनी के यहाँ पर क्लाउड मॉडल पे डेवलप कर रही है, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, जो सारे टूल्स हैं वो उसी सेम कंपनी के यूज करने पड़ेंगे, पूरा एनवायरनमेंट उसी का यूज करना पड़ेगा। अगर वो वेंडर को यहाँ पर चेंज करना चाह रहा है तो फिर यहाँ पर वेंडर चेंज करना काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इसमें वेंडर लॉक इन की प्रॉब्लम है। फिर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या हैं, तो उसमें मीडिया स्ट्रीमिंग है, नेटफ्लिक्स, जो यूट्यूब जैसी बड़ी बड़ी सर्विसेज हैं वो AWS या फिर अपने खुद के सर्वर्स पे, बड़े बड़े ग्लोबल सर्वर्स पे चल रहे हैं। डेटा स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स या क्लाउड लेवल स्टोरेज, रिमोट स्टोरेज इससे प्रोवाइड होती है। एंड बिग डेटा एनालिटिक्स, तो इसमें क्या होता है, कंपनीज जो क्लाउड सिस्टम को यूज करती हैं, जो बहुत मैसिव डेटा होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू प्रोसेस करने के लिए।
फिर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का, क्लाउड सर्विस मॉडल, क्लाउड डिलीवरी मॉडल। इसमें 3 मॉडल है बेसिकली, IaaS, PaaS एंड SaaS। ठीक है, एक एक करके हम इनको देखते हैं। इसमें प्राइमरी 3 मॉडल्स हैं, सभी मॉडल्स को हम देखते हैं, अलग अलग इनमें सर्विस डिलीवरी और अलग अलग लेवल का मैनेजमेंट है। फर्स्ट मॉडल इज IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो अभी ये वर्क कैसे कर रहा है, इसमें सिंपली क्या हो रहा है, क्लाउड कंप्यूटर आपको बेयर मेटल फंडामेंटल जो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटिंग सिस्टम है, वो प्रोवाइड करेगा। बेयर मेटल सिस्टम में क्या आएगा, आपका एग्जैक्ट जो वर्चुअल मशीन्स होंगी, मतलब कि एक एम्प्टी सिस्टम होगा, वर्चुअल मशीन होगी, रॉ सर्वर्स होंगे, स्टोरेज होंगी, हार्ड ड्राइव्स और नेटवर्किंग हार्डवेयर आपको प्रॉपर प्रोवाइड करेगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो एकदम एम्प्टी सिस्टम है, रॉ सिस्टम है, बेयर मेटल सिस्टम है, इसमें यूजर या कंपनीज क्या करेंगी, अपने डेटा को एग्जैक्टली इसमें जीरो से इसमें बिल्ड करना, अपने सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, या फिर इसमें अपने यूजर या अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पेसिफिक सिस्टम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को या फिर प्रोग्राम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम लेवल ऑफ कंट्रोल होता है, क्योंकि इसमें जो फिजिकल सर्वर से सब चीज़ों को जीरो से सब कुछ इसमें बिल्ड करना होता है, पूरा सॉफ्टवेयर। टारगेट ऑडियंस इसके IT एडमिनिस्ट्रेटर एंड कॉर्पोरेट बिजनेसेस होते हैं, क्योंकि ये जीरो से ही अपने सिस्टम को बिल्ड करते हैं। एंड इसका एग्जांपल है अमेजॉन EC2 सर्विस। आप लोग भी इसको यूज करेंगे अपने मतलब डेवलपमेंट के लिए फ्यूचर ईयर्स में। एंड माइक्रोसॉफ्ट अजोर वर्चुअल मशीन्स। फिर PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो अब ये कैसे काम कर रहा है, ये एक्चुअली प्रोवाइड कर रहा है फुल्ली मैनेज्ड ऑन डिमांड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS एंड डेवलपमेंट टूल्स। आपको एक कंप्लीट एनवायरनमेंट मिलेगा, जिसके अंदर प्रोग्रामर्स या फिर डेवलपर क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम्स को, एप्लीकेशंस को, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को इसके अंदर बिल्ड कर सकते हैं। इनके अंदर प्रॉपर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सारे जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो हाइड रहती हैं। लेवल ऑफ कंट्रोल इसमें मीडियम है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें जो क्लाउड प्रोवाइडर है उसकी तरफ से अवेलेबल रहती है। सेकंड, इसमें डेवलपर्स क्या कर सकते हैं, रैपिडली बिल्ड कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशंस डिप्लॉय कर सकते हैं। और इसमें उनको सर्वर मेंटेन नहीं करना है, प्रॉपर हार्डवेयर कुछ भी मेंटेन नहीं करना है। एनवायरमेंट्स, लाइब्रेरीज या फिर टूल्स यहाँ पर सारे पहले से ही प्रोवाइडेड होंगे। टारगेट ऑडियंस इज सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड प्रोग्रामर। एग्जाम्पल इज लाइक गूगल ऐप इंजन एंड AWS इलास्टिक बीनस्टॉक, जो ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं। एंड थर्ड एंड द लास्ट वन इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इसमें क्या होता है, मिनिमम लेवल ऑफ कंट्रोल होता है। इसमें यूजर से क्या कर सकते हैं, अपने पर्सनल अकाउंट सर्विसेज को ही मैनेज कर सकते हैं, या फिर फिक्स्ड सर्विस जो इनको क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं। टारगेट ऑडियंस कौन है, एवरीडे यूजर्स। एंड ये काम कैसे करता है, तो इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है, जिसमें सारी सर्विसेज आपको कंपनीज ही प्रोवाइड करती हैं। क्लाउड प्रोवाइडर होस्ट ही इसमें सब कुछ प्रोवाइड करता है, वही मेंटेन करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को, डेटाबेस को, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और एक रेडी टू यूज प्रोडक्ट यूजर को मिलता है। एग्जाम्पल इज जीमेल, गूगल वर्क स्पेस, डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें पूरा सिस्टम कंपनीज मैनेज करती हैं और हमको क्लाउड के थ्रू हम इन सब सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। एट द एंड कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ तक अभी तक बने हुए थे तो आपने फिर इस वन शॉट लेक्चर के थ्रू अपनी 5 यूनिट को फिनिश कर दिया है। आई होप आप लोग यहाँ पर प्रॉपर कॉपी पेन के साथ इस यूनिट को यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, एंड देन आपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर नोट किया होगा। आपका जल्दी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है। आपको इस लेक्चर को अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप चीज़ों को फिर से देखिए। अगर कोई डाउट है तो उसको यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम लिंक पर यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। एंड फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को ये लेक्चर खत्म करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर BCE एग्जाम।